रिकॉर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट और हम लोग करने वाले हैं इमरजेंसी अमेंडमेंट एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज़। तो स्टार्ट करते हैं और इमरजेंसी से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी आपातकाल की घोषणा। सबसे पहले तो बेसिक पॉइंटर्स कि भाई कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, किस आर्टिकल में है और कहाँ से इनको बोरो किया गया है इमरजेंसी के प्रोविजंस को। तो भैया पार्ट की बात करें तो पार्ट नंबर कौन सा है? तो पार्ट नंबर ध्यान रखना है 18, जिसको कि हम रोमन न्यूमेरल्स में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 18। आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 3, ओ हो वही मैं सोच रहा स्मूथ क्यों चल रहा है भाई मेरा पेन। कल मैंने निब चेंज कर ली थी, याद है तुम लोग को क्लास के एंड में। आर्टिकल 352 टू 360, 352 से 360 के बीच में है। और बोरो कहाँ से किया गया है इसके प्रोविजंस को देखो। बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें, कन्फ्यूजन होता है इसमें। जर्मनी याद रखो। लेकिन अगर कभी ऑप्शन में जैसे पूछे कि भाई प्रोक्लेमेशन को बोरो कहाँ से किया गया है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को बोरो कहाँ से किया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का है, वहाँ से इसको बोरो किया गया है कि किस तरह से प्रोक्लेम किया जाएगा आपातकाल को। लेकिन इन जनरल वित्तीय आपात अब है क्या कि इमरजेंसी तीन तरह की होती है, ठीक है, थ्री टाइप्स की होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल, और एक होता है स्टेट इमरजेंसी। बट इसको स्टेट इमरजेंसी करके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, तो फिर कैसे लिखा गया है? इसको प्रेसिडेंट रूल करके लिखा गया है ना कि स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। तो जर्मनी आपको ध्यान रखना है, बिकॉज फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस हो या फिर जो सस्पेंशन हो जाता है, अभी हम देखेंगे हमारे मौलिक अधिकारों का ड्यूरिंग दी आपातकाल इमरजेंसी, वो भी यहीं से लिया गया है। यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को वेमार कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ का जो संविधान है उसको हम वेमार संविधान के नाम से जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हो जाता है बिकॉज कहीं कहीं पे यूएसए दिया होगा, कहीं कहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 दिया होगा, कहीं जर्मनी दिया होगा, लेकिन हमें कहीं कहीं से नहीं मतलब, हमें इससे मतलब है कि एसएससी क्या मान रहा है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल है क्या कि जो सेवा है करके, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन करके इसका नाम है। तो क्या है कि ये आप गूगल वगैरह सर्च करोगे 1972, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो 1974। तो अभी एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आया और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर आपने 1974 पढ़ाया, हम 1974 मार्क कराया, अभी गूगल में देखा तो 1972 दिया है और आपने हर जगह 1974। तो एक्चुअली मैंने एसएससी के हिसाब से बताया है, एसएससी ने अपने पिछले वाले सीएचएसएल मेंस में 1974 ही माना था। अब वो ये है कि एटलीस्ट अगर वो 1974 इस बार नहीं मानेगा एमटीएस में, तो फिर हमारे पास कुछ सबूत तो है कि हम अपने उस बात को मतलब चैलेंज कर सकते हैं कि भाई तुम ही ने पहले पूछा 1974 लिख रहे हो और अभी बोल रहे हो 1972, है ना। और कल भाई सीएचएसएल मेंस का था, बताने की ज़रूरत है नहीं। कुछ मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, इसीलिए कुछ नहीं होगा तो और आज शेयर करूँगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा, मतलब कि अगर करंट अफेयर को, सॉरी पास्ट अफेयर्स को छोड़ दिया जाए जो 2021 और 22 के हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग की क्लास से ही थे जो हम लोगों ने किए थे, ठीक है। चलो क्योंकि हम लोगों ने पढ़े हैं, ओके। हाँ दित बताया करो भाई यार, तुम लोग हैं, हम तो पूरा इमरजेंसी पढ़ा डालते हैं यहाँ पे, हैं। शुरू में नहीं बता पा रहे थे, क्यों? जब वॉइस आ रही थी, ठीक है, जब हम बोल रहे थे सारी चीज़ें स्टार्ट करें, तब नहीं बता पा रहे थे। हम्म समझ तो गए होगे ना कि पार्ट कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। पार्ट कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, और कहाँ से लिया गया है। सुनाई तो सब दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा। अभी दिखाई दे गया ना, ठीक। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हमें तो आवाज़ नहीं आ रही है, जितना कितना चिल्ला रहे हो भाई तुम लोग। हमें तो आवाज़ नहीं आई हैं? क्यों? ओके ठीक है,
शुरू से करवाओ, शुरू से नहीं करवा पाएंगे। अब ये भी हमारी गलती है, और किसकी गलती भाई? हाँ, तुम लोग को बताना चाहिए था पहले। खैर कोई नहीं। तो भाई पार्ट 18 है, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर ये हमारे इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए हुए हैं। भाग नंबर 18, अनुच्छेद है 352 से लेकर 60 तक, 352 से 360 तक। और कहाँ से बोरो किया है हमने प्रोविजंस को तो समझ ही होगे, जर्मनी मार्क करना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 मार्क करना है। और 3 तरह की इमरजेंसी दी हुई है, नेशनल, फाइनेंशियल यानी राष्ट्रीय आपातकाल। हेलो, ठीक है। तो 3 तरह की इसमें इमरजेंसी दी हुई है, एक तो नेशनल, फाइनेंशियल यानी राष्ट्रीय, वित्तीय और स्टेट। अब कॉल्स आ रहे हैं कि स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो स्टेट इमरजेंसी की अगर बात करें तो स्टेट इमरजेंसी कहीं पे नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये प्रेसिडेंट रूल होता है, जिसको कि हम स्टेट रूल मतलब स्टेट इमरजेंसी बोल देते हैं, ठीक है, बट ये होता प्रेसिडेंट रूल है। राइट, क्लियर है यहाँ तक? अब स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी नेशनल इमरजेंसी। ऐसा कुछ अभी ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, बस लिखा हुआ आपको नहीं दिखाई दिया, सुनाई दे रहा था ना सब कुछ, ठीक है। सुन लो प्लीज़। क्या अ, ठीक है। आदित्य नहीं, वे बाबू राम, ये आदित्य का कॉल था। आदित्य, आदित्य नहीं है, आदित्य सुनाई देता है। नेशनल इमरजेंसी पे आते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल पे सबसे पहले कौन सा आर्टिकल है जो इसके प्रोक्लेमेशन की बात करता है? आर्टिकल नंबर 352, अनुच्छेद नंबर 352। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोक्लेमेशन की। व्हाट डज प्रोक्लेमेशन मीन्स, कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, किसके द्वारा लगाया जाएगा, किन ग्राउंड्स पर लगाया जाएगा, कैसा उसका प्रोसेस होगा आपातकाल लगाने का, वो समझते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड बाई प्रेसिडेंट। लगाएगा कौन? राष्ट्रपति, अपने आप से ना, जब वो एक कैबिनेट से इन राइटिंग रिसीव कर लेगा एक डिसीजन, कैबिनेट वाले लिख के देंगे, यूनियन कैबिनेट वाले, तब। अब ये जो प्रोविजन है कि कैबिनेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा तभी इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है, इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978 से इस प्रोविजन को मेंशन किया गया था। ओरिजिनली कैबिनेट वर्ड वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था, मूलतः संविधान में कैबिनेट शब्द नहीं लिखा था। फिर अनुच्छेद नंबर 352 में 44th अमेंडमेंट इस वर्ड को जोड़ा। क्यों? हुआ क्या? एक्चुअली हमारे देश में 3 बार आपातकाल लगा है, इमरजेंसी लगी है, और एक लगा था सबसे आखिर वाला 1975, 1975 में। आप में से बहुत लोगों को, फिर ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा, है ना, जिसको कि ब्लैक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस जो है इसी लिए सेलिब्रेट करने का, मतलब सेलिब्रेट बोल रहे हैं, फिर जो भी ऑब्जर्व करने का वो अभी अनाउंसमेंट किया था, क्योंकि 25 जून को ही प्रोक्लेम किया गया था। 25 जून 1975 को ही इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया था। और इंदिरा गांधी ने उस समय को प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को बोला कि भाई इमरजेंसी लगा दो, विदाउट आस्किंग हर कैबिनेट, कैबिनेट का अप्रूवल तक नहीं लिया उन्होंने। तो इसलिए फिर जब गवर्नमेंट चेंज हुई, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट करके ये लिख दिया कि भाई कैबिनेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा तभी प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी। और ये जो प्रोक्लेमेशन है, इसको अप्रूवल चाहिए विद इन दी 1 मंथ, यानी कि जब भी इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाएगी, इन्फोर्स हो जाएगी, उसके 1 महीने के अंदर अप्रूवल चाहिए फ्रॉम द पार्लियामेंट, ठीक है, फ्रॉम बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। संविधान के दोनों सदनों से अप्रूवल चाहिए बाई स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत से। जब तक एग्री नहीं करेंगे दोनों हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, तब तक इमरजेंसी नहीं आगे बढ़ सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं, आपके दिमाग में डाउट है सर, लोकसभा मान लो उस समय डिसॉल्व हो गई, तो उस केस में जब भी नई लोकसभा बनेगी तो उसके 30 दिन के अंदर आप वही मान सकते हो, ठीक है, कि उसको अप्रूव करना होगा विद इन 30 डेज। इफ अप्रूव्ड इट कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ्स। अगर अप्रूव हो गई तो 6 महीने तक ये कंटिन्यू करती है, एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इनडेफिनिट टाइम पीरियड। मतलब कि इसमें कोई डेफिनिट टाइम पीरियड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि इमरजेंसी जो आपातकाल है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बियॉन्ड किसी हाल में नहीं एक्सटेंड हो सकती। वो हो सकती है कितने भी टाइम के लिए एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन एक बार अप्रूवल मिलने पर
मैक्सिमम 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद फिर से अप्रूवल लो, 6 महीने के बाद फिर से अप्रूवल लो, किससे? पार्लियामेंट से, बाई स्पेशल मेजोरिटी। इज दैट क्लियर? ना व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ प्रोक्लेमेशन? किन ग्राउंड्स में, जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड में हटाया जा सकता है ना? तो वैसे ही इमरजेंसी को किस ग्राउंड में प्रोक्लेम किया जा सकता है कि इस ग्राउंड में इमरजेंसी को लगा रहे हैं? तो इसके 3 ग्राउंड्स होते हैं, 3। कौन कौन से? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड व्हाट? आर्म्ड रेबिलियन, सशस्त्र विद्रोह इसको बोलते हैं। अब था क्या कि जो 1975 की इमरजेंसी लगी थी 1975 का आपातकाल, वो इन तीनों से, तीनों ग्राउंड में से मैं किसी में से भी नहीं लगा था। वो लगा था इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है? तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में लगी थी वो इमरजेंसी। लेकिन हुआ क्या, अगेन जब 44th, मतलब अगेन जब गवर्नमेंट चेंज हुई, अब क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगाई, चुनाव हुए, हार गए लोग 1977 में, कांग्रेस पार्टी बहुत बुरा तरीके हारी। नई सरकार आई तो उसने जो भी बदलाव किए थे 42nd अमेंडमेंट ने, 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आज पढ़ेंगे अमेंडमेंट के बारे में। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसने ढेरों आर्टिकल जोड़े, ढेरों रिमूव किए, मतलब न जाने क्या क्या कर डाला, पूरे संविधान को बदल के रख डाला। तभी वो संविधान हत्या दिवस, आप ठीक है, मतलब ऑब्जर्व करने का गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए इन्होंने इमरजेंसी लगा ली। तो मतलब आपको ये बोल रहा हूँ कि जो चेंजेस 42nd अमेंडमेंट ने किए, वो उन चीज़ों को ठीक करने का काम किसने किया? 44th अमेंडमेंट ने। तो हुआ क्या था, इस इमरजेंसी को इस ग्राउंड में लगाया गया था, ठीक है? और ये काफ़ी वेग एक टर्म है। वेग टर्म मतलब कि इंटरनल डिस्टर्बेंस कहीं डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या है इंटरनल डिस्टर्बेंस। ऐसे तो सरकारें कभी भी इंटरनल डिस्टर्बेंस लगा के वही जो करेंगी जो 1975 के टाइम पे इंदिरा गांधी ने किया था, कि वो अपोजिशन को सब जेल भेज के और न जाने कितना टॉर्चर वगैरह हुआ था। तो हुआ क्या, 44th अमेंडमेंट ने इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया आर्म्ड रिबेलियन से। किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने। इसको याद रखिएगा, ठीक है? रिवोकेशन की बात करते हैं कि इसको हटाया कैसे जा सकता है। इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड बाय एनी टाइम बाय प्रेसिडेंट। अगेन, अब लगा कौन रहा है? प्रेसिडेंट। हटा कौन रहा है? प्रेसिडेंट। लगा तो रहा है प्रेसिडेंट और कैबिनेट के अप्रूवल से लगाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट को भी उसको अप्रूव करना है विद इन 1 मंथ। ये टाइम पीरियड पहले 2 मंथ हुआ करता था, इसको भी 44th अमेंडमेंट ने चेंज करके 1 मंथ कर दिया। ये पीरियड भी पहले 2 महीने होता था और इसको 40वें संविधान संशोधन ने घटा के 1 महीने कर दिया, ठीक है? हटाता भी प्रेसिडेंट है, लगाता भी प्रेसिडेंट है, हटाता भी प्रेसिडेंट है। लगाता कैसे, किसका अप्रूवल है, वो सब देख लिया। हटाने की जब बारी आती तो अपने आप से हटा सकता है, विदाउट किसी का अप्रूवल, बिना किसी के अप्रूवल अपने आप से हटा सकता है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा प्रावधान बनाया है कि आपातकाल को लगाना तो कठिन है लेकिन हटाना आसान है उसको, और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि आपातकाल कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं देश के लिए। लेकिन ठीक है, देख सकते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट फॉर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। लेकिन अगर लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया जस्ट बाय सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, अब ये मत पूछना था सिंपल मेजोरिटी क्या है, मैं बता चुका हूं कि सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं, जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसको डिवाइड बाई 2+1, इसका मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी। साधारण बहुमत से अगर लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया अप्रूविंग द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी की भी अब आपातकाल नहीं आगे बढ़ना चाहिए, तो उस केस में राष्ट्रपति को हटाना ही पड़ेगा इमरजेंसी को, कोई ऑप्शन नहीं है, राष्ट्रपति मना नहीं कर सकते उस केस में। यानी कि आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जब लगाना था तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों इन्वॉल्व थे और हटाने में सिर्फ लोकसभा इन्वॉल्व है। और जब लगाना था तो चाहिए थी स्पेशल मेजोरिटी और जब हटाना है तो चाहिए जस्ट सिंपल मेजोरिटी। ये डिफरेंस है। अब आएंगे इफेक्ट क्या है राष्ट्रीय आपातकाल के, नेशनल इमरजेंसी के क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। मेजोरिटी टॉपिक पढ़ाया ही कहाँ है सर? गुप्ता जी आपने पढ़ा ही नहीं है इसका मतलब, है ना, बीच में, ठीक है? अगर नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं, अभी जो अमेंडमेंट वाला टॉपिक होगा तो उसमें हम आपको समझा देंगे डिटेल में, ठीक है? वैसे मैंने आपको सिंपल, स्पेशल, इफेक्टिव, मेजोरिटी सब बताया है। इफेक्ट्स ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस अभी अमेंडमेंट ही बता देंगे जो अमेंडमेंट टॉपिक करेंगे उसमें। तो केंद्र और राज्यों के बीच के जो रिलेशंस हैं, जो संबंध हैं, वो किस तरह से चेंज हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं। तो जो फेडरल सिस्टम था वो यूनिटरी में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है।
फेडरल सिस्टम यूनिटरी में बदल जाता है, मतलब फेडरल का मतलब क्या होता है, जहां पर पावर्स का डिवीजन होता है। किसने क्वाजाई फेडरल बोला था और किसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था, कमेंट में बताइए इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को। देखो इंडिया का जो फेडरेशन है वो यूनिटरी नेचर का अपने आप ही है, बाय डिफॉल्ट ही है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही। इन जनरल भी इंडिया का जो फेडरल कैरेक्टर है, फेडरल नेचर है, वो यूनिट मतलब फेडरेशन है, बट अब विद यूनिटरी बायस। थोड़ा सा सेंटर को ज़्यादा पावर मिली और उसके हमने वो चीज़ देखे थे क्या क्या फेडरल प्रोविजन है, क्या क्या यूनिटरी फीचर्स हैं। लेकिन इमरजेंसी के केस में तो ये पूरा यूनिटरी ही हो जाता है, जरा सा यूनिटरी कैरेक्टर या फिर जरा सा सेंटर को पावर ज़्यादा नहीं, पूरा ही यूनिटरी हो जाता है फिर उस केस में इमरजेंसी। एंड लेट मी टेल यू व्हाट, कि जो इमरजेंसी है वो ऐसा नहीं कि पूरे पूरे पार्ट ऑफ इंडिया में जब वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन होगा तभी लगाई जा सकती है। किसी पार्ट में भी, इफ इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो इफ देर इज एनी एग्रेशन, इस तरह का कुछ होता है तो भी आपातकाल को लगाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन होने का इंतजार करेगा प्रेसिडेंट तब लगाएगा, उससे पहले ही वो प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी को। चाहे भले अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ नहीं है, लेकिन उसके पहले भी, यानी कि उसका संशय देखते हुए कि भाई ये हो सकता है, प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी को लगा सकता है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। इफेक्ट्स में अगर हम बात करें तो आप समझ गए कि जो फेडरल कैरेक्टर है वो पूरा यूनिटरी हो जाता है। क्वाज़ाई फेडरल किसने बोला था, केसी वेरे ने, और ग्रेनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था। इन नॉर्मल टाइम सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू स्टेट ऑन स्पेसिफाइड मैटर्स, बट ड्यूरिंग इमरजेंसी इट कैन गिव डायरेक्शंस ऑन एनी मैटर। नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है कि सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है, जैसे कि रेलवेज को लेके इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ठीक है, जो टैक्सिंग सिस्टम है उसको लेके डायरेक्शन दे सकता है, फाइनेंस को लेके। लेकिन जब इमरजेंसी का टाइम होगा तो उसमें किसी भी मैटर में डायरेक्शन दिया जा सकता है बाई सेंटर टू स्टेट। ड्यूरिंग एन emergency, Parliament is empowered to make laws on any subject mentioned in the state list. These laws become inoperative after 6 months. 6 months after emergency has ceased to operate. अब याद करो, ठीक है, और जिसका कोई डाउट है तो अभी भेज सकता है। याद करो, मैंने आपको 5 ऐसे सिनारियोज, 5 ऐसे केसेस बताए थे जहां पर पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट। शेड्यूल 7, 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे यूनियन एंड पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, और कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं। यूनियन में कभी स्टेट नहीं बना सकता है, लेकिन स्टेट में यूनियन बना सकता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में। वो 5 एक्सेप्शनल केसेस कौन कौन से बताए थे, एक तो ये इमरजेंसी वाला हो गया, दूसरा अभी पढ़ेंगे प्रेसिडेंट रूल, तीसरा हो जाता है अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को एनफोर्स करना है, चौथा बताया था अगर 2 या 2 से ज़्यादा राज्य बोलते हैं उस सेंटर को, ठीक है, रेजोल्यूशन पास करके प्लीज़ हमारे लिए लॉ बना दीजिए, और पांचवा मैंने आखिरी बताया था आपको क्या, कि अगर राज्यसभा ऑथराइज कर दे पार्लियामेंट को, ये बताया था मैंने आपको। तो उनमें से ये है कि भाई पार्लियामेंट इमरजेंसी के केस में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉ बना सकता है, बट दैट डजंट मीन कि स्टेट का लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट लॉ नहीं बना सकता है, वो भी बना सकता है, दोनों साथ साथ बना सकते हैं। समझ रहे हैं आप? इमरजेंसी अगर है तो ऐसा नहीं कि स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट स्टेट नहीं बना सकता, मैं बोल रहा हूँ स्टेट लिस्ट पे यूनियन भी बना सकता है, बस ये है। और अगर इमरजेंसी बंद हो गई, मतलब जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने के बाद वो जो भी कानून बनाया गया था स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में बाय द यूनियन, वो अपने आप सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर पॉलिटिकल लेक्चर 10 आपका अपलोड नहीं हुआ, पॉलिटिकल 10th लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, हुआ तो है, एक सेकंड, मैंने किया था यार कल, तो ब्रोज मैं ही करता हूँ, किया तो था मैंने, एक सेकंड। अपलोडेड है भाई, अपलोडेड तो है, चेक करो, स्टेट लेजिस्लेचर के नाम से अपलोडेड है। फिर मणिपुर में क्यों नहीं लगा सर, नहीं लगाया प्रेसिडेंट ने, उनको ऐसा नेशनल इमरजेंसी की लाइक कंडीशन नहीं लगी तो नहीं लगाया।
अच्छा, नोट्स अपलोड नहीं होके। लो साउंड का पता नहीं क्या, कुछ इक्का दुक्का लोगों को हमेशा प्रॉब्लम रहती है। क्लोजर मोशन यार अब यहाँ पे तो मैं नहीं बता दूंगा, तो लास्ट टाइम बता दूंगा, अब तो जी याद दिलाना, ठीक है। चलो, आर्म रेबेलियन का मतलब होता है सशस्त्र विद्रोह। मतलब कुछ लोग जैसे नक्सलवाद टाइप लोग हैं, ठीक है, एकदम से कुछ लोगों ने हथियार बंद लोग मतलब हथियार उठा लिए सरकार के खिलाफ, तो वो टाइप है। व्हाट इज स्टेट लिस्ट, ये बड़ा अच्छी बात पूछी आपने, व्हाट इज स्टेट लिस्ट, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। और इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब आपातकाल लगा होगा, राष्ट्रीय आपातकाल, तो लोकसभा और विधानसभा में क्या मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है इनकी लाइफ पे। तो इनकी लाइफ, मैंने आज जब ये लोकसभा पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2024 में सरकार बनी, कब डिसॉल्व होगी? 2029 में। अगर पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर इस तरह से कुछ चीज़ें ना हुई, तो नेचुरल तरीके से 2029 में ही ये जो है फिर से इलेक्शंस होंगे। अब क्या होता है 2029 में, मान लो आपातकाल लगा हुआ है, जब ये डिसॉल्व होनी है लोकसभा, तो उस केस में 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपातकाल अभी भी लगा है, तो अगेन जो है फिर 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन इट कैन नॉट कॉन्टिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी या सीज टू ऑपरेट। लेकिन अगर इमरजेंसी ख़त्म हो गई तो बस बेटा, जैसे होता नहीं है कि कोहरे के कारण, जैसे आज हमारे यहाँ पे कोहरा पड़ा, एकदम पहला कोहरा सर्दी का, है ना। तो कोहरे, घने कोहरे कारण, घनी सर मतलब काफ़ी सर्दी के कारण स्कूल जो है 6 दिन के लिए बंद किए जाते हैं, 7 दिन के लिए बंद किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ी भावनाओं को समझो। लेकिन जैसे मान लो 7वां दिन आया और अभी कोहरा वोहरा नहीं है, सर्दी वर्दी गई, तो बेटा स्कूल जाने की तैयारी कर लो। यानी कि अगर इमरजेंसी गई तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है, ठीक है, इलेक्शंस करवा लेने हैं। 6 महीने के बियॉन्ड आपका फिर टर्म एक्सटेंड नहीं कर सकता है। तो यानी कि जो लोकसभा का टर्म है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का, इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1 year एट अ टाइम। इनडेफिनेट पीरियड मतलब कभी भी, बस अगर इमरजेंसी लगी है तो वो एक्सटेंड होता रहेगा 1 साल एट अ टाइम, ठीक है। अप्रूवल लेना पड़ेगा, 1 साल एट अ टाइम होता रहेगा। और अगर इमरजेंसी ख़त्म तो 6 महीने के बाद आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, लोकसभा के टर्म को, लोकसभा की लाइफ को, ठीक है। इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, तो मौलिक अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये प्रभाव पड़ता है कि देखो, इसके लिए 2 आर्टिकल्स हैं, 2 अनुच्छेद हैं, एक तो 358 और 359। 358 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल नंबर 19 एंड 359 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। मतलब ये है कि आर्टिकल नंबर 19 के अंदर जो 6 राइट्स हैं, सामरो याद किए थे हम लोगों ने, अगर उनको सस्पेंड करना है तो आर्टिकल 358 का यूज़ किया जाता है, ठीक, आर्टिकल 358 का। और आर्टिकल 19 को छोड़ के बाकी किसी राइट को सस्पेंड करना है तो आर्टिकल नंबर 359 का यूज़ किया जाता है। अब इसमें काफ़ी निटीज़ एंड ग्रिटीज़ हैं। क्या है कि आर्टिकल 358 अपने आप ऑटोमेटिकली आर्टिकल नंबर 19 को सस्पेंड कर देता है। आर्टिकल नंबर 359 अपने आप बाकी राइट्स को सस्पेंड नहीं करता है। पहली बात तो राइट्स को ही सस्पेंड नहीं करता है, किसी राइट को सस्पेंड नहीं करता। एक्चुअल में राइट टू मूव द कोर्ट को सस्पेंड कर देता है, यानी कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं अगर आपके उस फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ। किस फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ? उस फंडामेंटल राइट का जिसका कि प्रेसिडेंट ने ब्यौरा दिया है लिख के, कि आर्टिकल 359 का हवाला देते हुए प्रेसिडेंट बोलेगा कि अपनी लिस्ट में कि आर्टिकल 25 ले लो, आर्टिकल 29 ले लो और आर्टिकल 18 ले लो, या फिर मतलब कोई भी ऐसा रैंडम आर्टिकल 17 ले लो। तो इन राइट्स का अगर वॉल्यूशन हुआ तो तुम कोर्ट मत चले जाना। राइट अपने आप में सस्पेंड नहीं हुआ है 359 के तहत, ये थोड़ी सी डीप चीज़ें हैं। राइट टू मूव दी कोर्ट और सारे अपने आप, देखो ये आर्टिकल 358 अगर यूज हो गया, सारा 19 गया, 359 अपने आप नहीं लग जाता है। प्रेसिडेंट जब तक लिख के नहीं देगा कि भाई ये वो जो लिख के देगा जो राइट्स को, उन्हीं के लिए मूव दी कोर्ट, राइट टू मूव दी कोर्ट सस्पेंड होगा, ठीक है। एंड कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कभी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं? क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 जो है ये कैन ओनली बी सस्पेंडेड, कैन only be suspended on the grounds of war and external aggression। आर्म्ड रिबेलियन लगा है ना, तो इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है।
क्यों, इसका लॉजिक क्या होगा ये रखने का गवर्नमेंट का या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? क्योंकि अगर आर्म्ड रिबेलियन वाला केस है, आर्म्ड रिबेलियन का मतलब क्या है, सशस्त्र विद्रोह, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है आर्म्ड रिबेलियन का हवाला देते हुए, राइट टू स्पीच। अब क्योंकि जब आपने देखा होगा जैसे अभी सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए बैठे है ना, गवर्नमेंट ने बोला हटो यहाँ से, तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू स्पीच। तो बोलते नहीं नहीं आप इस तरह से नहीं कर सकते, उस तरह से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोग सड़कों पे उतर जाते हैं आर्टिकल नंबर 19 का हवाला देते हुए। तो इसीलिए इस चीज़ को रखना पड़ा। और फिर अगर मान लो कि आर्म डेवलपमेंट केस में अगर मान लो इसको सस्पेंड कर दिया था, तो गवर्नमेंट बड़ी आसानी से अगर जब भी उसको सस्पेंड करना होता वो बोलती कि भाई आर्म रिबेलियन के केस में इमरजेंसी लगा रहे हैं और आर्टिकल नंबर 19 को सस्पेंड कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्रोविजन को रखा गया कि भाई आर्म रिबेलियन का मतलब ही है कि अंदर ही कुछ हो रहा है भारत के, कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं, तो उनकी स्पीच को रोका ना जाए, इसलिए आर्टिकल नंबर 19 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। हो सकता है आपको उल्टा थोड़ा सा लगे कि यार इस केस में तो करना ही चाहिए आर्टिकल नंबर 19 को सस्पेंड। नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट को तो कारण चाहिए बस, है ना, बहाने चाहिए कि भाई क्योंकि तुम बहुत मतलब सशस्त्र विद्रोह कर रहे हो तो इसलिए हम आर्टिकल नंबर 19 को सस्पेंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो है 19 वाली आर्म रिबेलियन केस में सस्पेंड नहीं हो सकती है। और आर्टिकल नंबर 20 और 21 वाले जो फंडामेंटल राइट हैं कैन नेवर बी सस्पेंडेड, चाहे इमरजेंसी किस भी ग्राउंड पे क्यों ना लग जाए, कैन नेवर बी सस्पेंडेड। और ये सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं? तो ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कि जो हमारे मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए जाते हैं ड्यूरिंग दी इमरजेंसी पीरियड। आर्टिकल 21 क्या बात करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और 20 किसकी बात करता है? ये बात करता है आपका प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट टू सर्टेन ऑफेंसेस, जिसमें कि हमने नो एक्सपोज फैक्टर लॉ, नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन पढ़ा था। ठीक, डिक्लेरेशन स्टिल नाउ, आज तक कितनी बार इमरजेंसी लगी है देश में? 3 बार। कब? एक तो 1962 में, 1962 में, जब चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था, इंडो चाइना वॉर। ठीक है, कौन प्राइम मिनिस्टर था इस टाइम पे बताइए? 1971, 1971 में, जब इंडिया और पाकिस्तान का बोल सकते हैं वॉर हुआ था। हुआ क्या था? हमने बांग्लादेश, इसको बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर भी बोला जाता है। बांग्लादेश 1971 में ही जन्मा था। पहले आपको पता है कि ये वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, आज का पाकिस्तान, और आज का बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो उस टाइम पे कौन थी प्राइम मिनिस्टर हमारी? तो उन्होंने क्या किया था, इसको पाकिस्तान को तोड़ दिया था। ठीक है, और इसको बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान को बना दिया था बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश का जन्म ऐसे ही हुआ था 1971 में, हमारी वजह से आप बोल सकते हैं। और 1975, 1975 में हुआ था, कोई वॉर नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया था। ये लगा था किसके केस में? इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे। इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे लगाया गया था, जिस वर्ड को ही रिप्लेस कर दिया गया फ्रॉम आर्म्ड रिबेलियन बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस टाइम पे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और जब ये इमरजेंसी लगी थी, जब चाइना ने अटैक किया था, तो भाई साहब नेपाल में थे आराम से। और जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे, नाम बता सकते हैं उनका क्या था? वो उस समय मेनन साहब। ठीक है, वो आई थिंक पता नहीं कहाँ के विजिट पे, वो भी यहाँ पे नहीं थे, कहीं और ही घूम रहे थे। ठीक है, तो भाई वो जो है आसानी से चाइना जीत गया था। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो इस टाइम पे जब बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था तो इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, और ये तो आपको पता है, ये तो लगाई इंदिरा गांधी, इसके लिए तो फेमस है। ये वाली जो इमरजेंसी लगी थी, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जब इमरजेंसी लगी थी तो इस टाइम पे देश के प्रेसिडेंट कौन थे? क्योंकि इन्हीं से डायरेक्टली बोल दिया था इंदिरा गांधी ने कि राष्ट्र मतलब आपातकाल लगा दो। ठीक है, और वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, हमने पढ़ा था कि 2 प्रेसिडेंट की डेथ हुई थी ड्यूरिंग देयर ऑफिस। एक तो जाकिर हुसैन थे और दूसरे फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, है ना। और जब उनकी जगह पे कौन आया था? आना था वीवी गिरी को, लेकिन आया कौन था? जस्टिस एम हिदायतुल्ला, उस टाइम के सीजीआई। और इनके टाइम पे कौन आया था? जो ये क्या नाम था उनका, बट्टी करके क्या नाम था उनका? ठीक है, तो वो आए थे जो उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट थे, जेट्टी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी दोनों के टाइम पे थी, 1975 और 1975 के इमरजेंसी के टाइम पे, और 1962 में नेहरू जी थे। ठीक है, सर ऊंची बोल लो, ऊंची बोल लें, ऊंची। ठीक है, सुनाई देगी अभी? तो चिल्लाना ज़रूरी है, हाँ? जट्टी, बी डी जट्टी। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? बिकॉज हमारा ये पर्टिकुलर पार्ट होता है ख़त्म। ठीक है, और यहाँ पे नोट कर लेना, वही 25 जून संविधान हत्या दिवस।
बिकॉज 25 जून 1975 को ही प्रोक्लेम किया गया था ये वाला जो इमरजेंसी 1975 का, जहाँ पर मेजॉरिटी लीडर्स को, ठीक है, मेजॉरिटी लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था। जो ऑपोजिशन लीडर्स थे, मीडिया वाले थे, उन सब को, और मतलब लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाई जा रही थी, ये हाल था। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे नसबंदी मतलब स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम कि भाई आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो हम पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, अब उसके मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ कि कैसे लोगों को पकड़ पकड़ के मतलब इधर आओ तुम्हारी नसबंदी कर दे मास स्टेरिलाइजेशन करवाया जा रहा था। ठीक है, खास कर जो मेल्स थे उनका, कि वो अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और भाई लोग मतलब मेजॉरिटी का तो टारगेट गोल ही रिप्रोड्यूस करने का होता है, और तुमने उनका वही छीन लिया तो फिर दिक्कत तो होगी। तो इसी वजह से फिर सरकार गिर गई थी, गवर्नमेंट हार गई थी, कांग्रेस इलेक्शंस हार गई थी 1977 के काफ़ी बुरी तरीके से। तो इसको ब्लैक पीरियड कंसिडर किया जाता है। एंड यस, ये कब से कब तक थी तो ध्यान रखिएगा, ये थी आपकी अक्टूबर 1962 में लगती है ये। ठीक है, और ये नवंबर 1968 तक चलती है। ठीक है, इसकी अगर बात करेंगे तो ये 1975 से लेके 1977 तक, और ये तो सिर्फ 1971 में ही रहती है, एक साल ही। ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन भी ध्यान में रखिएगा। प्रेसिडेंट रूल पे आते हैं। आर्टिकल नंबर 356 इसकी बात करता है ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन, किन ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है। तो दो ग्राउंड हैं, एक तो खुद 356 में लिखा हुआ और एक 365 में। आई अगेन रिपीट, जो प्रेसिडेंट रूल है वो आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगाया जाता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन है वो 356 में मैंशनड है और 365 में भी मैंशनड है, 365 में भी मैंशनड है। 356 में क्या ग्राउंड है? तो इफ अ सिचुएशन इज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए है क्या, आर्टिकल नंबर जो 355 है कॉन्स्टिट्यूशन का, अनुच्छेद नंबर जो 355 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सेंटर को डायरेक्शन देता है। क्या डायरेक्शन देता है? बड़े भाई की एक तरह से मान्यता देता है आर्टिकल नंबर 355 सेंटर को। ठीक है, वो ये बोलता है, मतलब एक तरह से ड्यूटी देता है। ठीक है, कि सेंटर को, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, कि उसको स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ड्यूटी ऑफ सेंटर टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट, हर राज्य की उसको रक्षा करनी है, एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट सेंटर को, स्टेट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो इसी बड़े भाई का फर्ज अदा करते हुए आर्टिकल 356 के तहत सेंटर इमरजेंसी लगा सकता है। और दूसरा ग्राउंड क्या है? आर्टिकल 365 में लिखा है कि वेन एवर अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर, सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया स्टेट को, कुछ मैटर्स में पता है कि डायरेक्शन दिए जा सकते हैं बाई सेंटर टू दी स्टेट, और अगर उसको फॉलो नहीं किया गया बाई स्टेट्स, राज्यों ने उसको फॉलो नहीं किया, तो उस केस में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो ग्राउंड लिखे हैं 356 और 365 में, लगाई जाती है 356 के तहत। अप्रूवल की जब बात करते हैं, फिर प्रोक्लेमेशन की बात करें, तो अगेन प्रोक्लेम करता है इसको प्रेसिडेंट, यानी लगाता राष्ट्रपति है राष्ट्रीय आपातकाल की तरह। ठीक है, प्रोक्लेम कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन इसको अप्रूव करना है बाई बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद अ सिंपल मेजोरिटी एंड विद इन द 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अप्रूवल और प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, जिसको कि हम स्टेट इमरजेंसी बोल देते हैं, लेकिन कहीं स्टेट इमरजेंसी ऐसा लिखा नहीं हुआ है। तो डिफरेंस ये है कि वहाँ पर अप्रूवल चाहिए दोनों हाउसेस से, बट विद स्पेशल मेजोरिटी, यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी। तो ये पहला डिफरेंस है, वहाँ स्पेशल यहाँ सिंपल। दूसरा डिफरेंस है, वहाँ पे विद इन 1 month अप्रूवल चाहिए, लेकिन यहाँ विद इन 2 months चाहिए। पहले वहाँ पे विद इन 2 month होता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट से उसको 1 month कर दिया गया। इफ अप्रूव्ड इट कंटिन्यूज फॉर 6 months एंड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। मैक्सिमम 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। उसको जरा बताइए कॉमेंट में, नेशनल इमरजेंसी को कितने टाइम के लिए मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है? नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? प्रेसिडेंट कैन टेक अप द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, यानी राज्यपाल का काम राष्ट्रपति करने लग जाएगा। और पार्लियामेंट कैन टेक अप दी, मतलब क्या करने लग जाएगा? मतलब वही है कि कोई भी बिल वगैरह जो है वो सीधे प्रेसिडेंट के पास आएंगे। पार्लियामेंट कैन टेक अप द फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। देखो, अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो ध्यान रखना एग्जीक्यूटिव को डिसमिस कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव को डिसमिस करने का मतलब है कि सरकार को डिसमिस कर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में
पश्चिम बंगाल में बात उठती रहती है स्टेट इमरजेंसी की या फिर प्रेसिडेंट रूल की। तो अगर मान लो लगा दिया गया तो ममता दीदी को अपनी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके साथ ही उनको डिसमिस कर दिया जाएगा, हटो तुम यहाँ से। और जो लेजिस्लेचर है, ये तो कौन है लॉ को एग्जीक्यूट करने वाला, जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, लेजिस्लेचर, उसको या तो डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है, सॉरी आप वही बोल सकते हैं, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर हो सकता है डिसॉल्व कर दिया जाए। सस्पेंड का मतलब है कि टेम्पररी है अभी, कि मतलब अभी हटो, जब तक लगा हुआ है ये आपका स्टेट में ये प्रेसिडेंट का रूल, तब तक हम लॉ बनाएंगे। और डिसॉल्व का मतलब ये होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली को एकदम हटा ही देना और फिर से फ्रेश इलेक्शंस करवाना, नए चुनाव करवाना। तो वो कुछ भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है या फिर डिसॉल्व भी हो सकता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव तो पक्का डिसमिस होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि लगाया ही इसी ग्राउंड पे गया कि भाई ये तो स्टेट बात नहीं मानना है सेंटर की, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि भाई सरकार जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसको संविधान के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा है। नेशनल इमरजेंसी के लिए कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, ठीक है, जो भी मैंने पूछा था, प्रेसिडेंट के लिए रूल के लिए 3 साल है, नेशनल इमरजेंसी के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। हाँ, एक बार लग गया तो जैसे वो 6 महीने के लिए कंटिन्यू रहता है, वैसे ये 6 महीने के लिए, फिर से अप्रूवल लो, फिर 6 महीने, फिर अप्रूवल लो, 6 महीने। लेकिन ये जो काम है 3 साल के बियॉन्ड नहीं चलना चाहिए। वैसे तो 1 साल के बियॉन्ड नहीं चलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं एक्सेप्शनल जहाँ पे 3 साल तक भी जा सकता है, लेकिन 3 के बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकता है किसी भी हाल में, और वो तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए जा सकता है, ऐसा कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। क्लियर है? रिवोकेशन हटाएगा कौन? अगेन राष्ट्रपति अपने आप से हटा देगा। इसमें लोकसभा का वो सिंपल मेजोरिटी जैसे वहाँ पे था, नेशनल इमरजेंसी में ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे राष्ट्रपति जब मन चाहे हटा दे। नेशनल इमरजेंसी में क्या था, वहाँ पे भी सेम था कि प्रेसिडेंट जब चाहे हटा दे, लेकिन वहाँ पे एक और प्रोविजन था कि अगर लोकसभा ने सिंपल मेजोरिटी से बोल दिया तो प्रेसिडेंट को हटाना ही पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 सबसे पहली बार हुआ था पंजाब में, इमरजेंसी लगी थी 1951 में, और सबसे ज़्यादा बार लगी है मणिपुर में। यूपी में ध्यान रखना 9 बार लगी है, ठीक है। तो सबसे पहली बार लगा है कब? 1951 में पंजाब में, और सबसे ज़्यादा बार मणिपुर में। थॉट्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर जी ऑन आर्टिकल 356। तो यहाँ तक पहले तो ये बताओ, किसी कोई डाउट तो नहीं है? किसी का यहाँ तक कोई डाउट, कुछ क्वेरी? चलो आगे बढ़ें फिर। हाँ सर, जम्मू एंड कश्मीर में टाइम ड्यूरेशन तो यार मुझे याद नहीं है कि भाई कितने ड्यूरेशन तक लगा था ऐसा। बिल्कुल ले सकते हैं हिस्सा, सुभादीप पॉल बिल्कुल एक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। नो सर, ओके सर। एक साथ 2 स्टेट में करना पड़ेगा तो कैसे होगा? मतलब अगर करना है तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर मल्टीपल स्टेट्स में लगाना है तो, ठीक है, ओके। चलो, तो आर्टिकल 356 को लेके उन्होंने बोला था कि इट शुड बी यूज्ड एज अ लास्ट रिसॉर्ट। मतलब ऐसा नहीं कि इसका फ्रीक्वेंट यूज़ हो, मतलब कि बहुत ही जब सारी चीज़ें कंट्रोल के बाहर निकल जाएं तभी इसको जो है लगाना चाहिए आर्टिकल 356 को, ठीक है। आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। SR बोम्मई केस हुआ था एक 1994 में, उसमें बोला गया था कि ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है बाय द प्रेसिडेंट इन स्टेट, इट इज़ नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू और इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशरी इस पर रिव्यू कर सकती है। ये 1994 के केस में किसी ने बोला था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, SR बोम्मई केस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑलराइट, ठीक है। वैसे हमारे कुछ और भी कमीशन थे, जैसे अगर मैं बात करूँ तो सरकारिया कमीशन, ठीक है, और पुंछी कमीशन जो सेंटर स्टेट रिलेशन से डील करते हैं, ठीक है। सरकारिया और पुंछी, सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन दोनों डील करते हैं फ्रॉम दी सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो उन्होंने बताया था कि इस तरह से सेंटर स्टेट के रिलेशंस होने चाहिए, चाहे वो इमरजेंसी का टाइम हो या फिर चाहे वो आपका नॉर्मल टाइम्स हो। सरकारिया कमीशन बनता है आपका 1983 में, और पुंछी कमीशन बनता है 2007 में, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी पे यानी वित्तीय आपातकाल पे। ये लगाई जाती है आपकी किस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 360, अनुच्छेद नंबर 360 के तहत। आर्टिकल 360 empowers the president to proclaim a financial emergency if he is satisfied that the financial stability of the India or any of its part has been threatened। अगर राष्ट्रपति को लगता है तो प्रोक्लेम करने का काम, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो, चाहे नेशनल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे फाइनेंशियल हो, प्रोक्लेम करने का काम प्रेसिडेंट ही करता है। तो अगर मान लो देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गड़बड़ा गई है, फिर उसको प्रेसिडेंट को लग रहा है थ्रेटन है हो रही है, तो आर्टिकल 360 के तहत वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। और इसको अगेन कितने टाइम में अप्रूव करना है? 2 महीने में अप्रूव करना है बाई द पार्लियामेंट बाई द सिंपल मेजोरिटी, यानी कि सेम एज प्रेसिडेंट रूल। सेम एज प्रेसिडेंट रूल, वहाँ भी 2 महीने था, वहाँ भी सिंपल मेजोरिटी थी। ठीक है, आज मतलब आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी कितने बार है? 0 टाइम्स। ठीक है, आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नो फाइनेंशियल emergency has been imposed till now, has been imposed टिल नाउ। आज तक कोई राष्ट्र वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई, ठीक है, तो उस केस में जो सैलरी वगैरह है उसको घटा दिया जाएगा। जो भी हमारे गवर्नमेंट मतलब चाहे वो MP MLA जो भी हैं, ठीक है, सरकार के लोग, उनकी सैलरी घटाई जा सकती है अगर वित्तीय आपातकाल लग गया तो। बस इसमें हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। अब हम आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, संवैधानिक संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चंस भी करेंगे अभी, ठीक है, UPSC वाले भी और SSC के भी। सबसे पहले बेसिक पॉइंटर्स, आर्टिकल कौन सा है, पार्ट कौन सा है? तो ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 368 अनुच्छेद 368 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन की, और पार्ट नंबर है कॉन्स्टिट्यूशन का 20 भाग नंबर 20 इमरजेंसी। ये पार्ट में एक ऐसा साइन है भाई, है पार्ट नंबर 20, ठीक है। और ध्यान रखना पार्ट नंबर 18 में हमने अभी पढ़ा था इमरजेंसी, और यहाँ पार्ट 20 में क्या है? पार्ट 20 में है आपका अमेंडमेंट। कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर? तो उसको करेक्ट कर लो, सैम्पली श्रीनिवास प्रसाद राव सर, इन बुक इट इज़ रिटन एज स्पेशल मेजोरिटी। तो अगर ये स्पेशल लिखा है तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज़ बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, ना कि स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। थैंक यू बबली राज, ओके, याद दिलाने के लिए। लग सकती थी 1991 में जब BOP डिसबैलेंस था। हाँ लेकिन मतलब एमरजेंसी एमरजेंसी लगाना कोई अच्छी बात नहीं होती, तो मतलब हम ये कोशिश करते हैं कि ना लगे जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, क्योंकि अब जैसे आप अब अभी USA की अगर हम बात करें तो अभी ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है कुछ घंटे पहले ही, एंड दैट इज़ कि वो इमरजेंसी लगाने वाले हैं USA में जो इमिग्रेंट्स हैं उनको भगाने के लिए, क्योंकि मिलिट्री का यूज़ करना पड़ेगा, तो मिलिट्री का यूज़ करने के लिए उन्हें इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, तो वहाँ नेशनल इमरजेंसी लगने वाली है USA में। तो पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती, और ये पर्टिकुलर किस केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, यह बताएंगे। और इसको कहाँ से बोरो किया गया है? इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, यानी कि जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, ये बोरोड फ्रॉम है साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर को बोरो किया है। और ये जो है फेमस केशव नंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। बेसिक स्ट्रक्चर किस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है बताएंगे कमेंट में। हाँ जी, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो पहली बात, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। कैन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, बी इट लोकसभा और राज्यसभा, बट नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य के विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता इसको। डज नॉट रिक्वायर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की जरूरत नहीं है इसको लाने के लिए, और इसको कोई भी ला सकता है। कोई भी का मतलब है मिनिस्टर भी ला सकता है और प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। प्राइवेट मेंबर कौन होता है जरा बताओ?
प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट एंड कैन नॉट वीटो द बिल, ये भी मैंने बताया था आर्टिकल 111 में हमने पढ़ा था कि ऑर्डिनरी बिल हो गया, उस केस में प्रेसिडेंट वीटो पावर का यूज़ कर सकता है। एब्सोल्यूट वीटो मतलब पूर्ण वीटो, मतलब मनी, मतलब एसेंट देने से, सहमति देने से मना कर देना। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है निरंजक, जिसको आई थिंक हिंदी में बोलते हैं निरंजक वीटो, कि भाई लौटा देना बिल को, कि भाई फिर से इसको रिकन्सिडर करो। पॉकेट वीटो का मतलब है कोई रिस्पॉन्ड ही ना करना, है ना, शांत गुमसुम बैठ जाना, पॉकेट में जेब में डाल लेना, ठीक है। मनी बिल के केस में सस्पेंसिव नहीं होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में कोई भी वीटो नहीं होता है, उसको एसेंट देनी ही पड़ेगी। और ये पहले नहीं होता था, एक्चुअल में ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 1971 में हुआ था, उससे इस प्रोविजन को ऐड किया गया था कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था क्या आपसे? हाँ, आई थिंक कुछ क्वेश्चन पूछा था, नॉट मेंशन्ड, यस 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 यस। तो जो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, किसी भी आर्टिकल कहीं भी मेंशन नहीं है, ये केबीसी केस में आया था। प्राइवेट मेंबर वो होता है जो मिनिस्टर नहीं होता है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स पे आते हैं, तो 3 तरह के अमेंडमेंट हो सकते हैं, तो जो साधारण बहुमत से हैं यानी सिंपल मेजोरिटी, विशेष बहुमत से यानी स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरे हैं विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स का रैटिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है सर? सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है, देखो मेजोरिटी का मतलब हमेशा बाई 2+1 होता है, ठीक। सिंपल का मतलब है कितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है, पहले भी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस चीज़ को, कि जैसे मान लेते हैं कि 543 की मेंबरशिप है लोकसभा की, ठीक है, 543 सदस्य हैं लोकसभा में। अब इसमें आज के दिन सिर्फ 300 लोग आए हैं, और उन 300 में से कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं, या फिर वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, उसको बॉयकॉट करना चाहते हैं, तो सिर्फ बचे कितने लोग हैं? 240 लोग बोल लेते हैं, 240 लोग हैं। तो इसका बाई 2 यानी 120, और उसमें एक जोड़ देंगे 121, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग का मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है, कल भी बताया था आई थिंक, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। टोटल मेंबरशिप का मतलब है कि भाई लोकसभा की इतनी है ना, तो बाई 2+1, राज्यसभा की इतनी है ना, तो बाई 2+1, ठीक है। ये जो भी नंबर निकलेगा, कितना निकलेगा देख लेते हैं, 2 4 1 5, ठीक है, ये आपका 272 निकला, ठीक, 272। इस नंबर को निकालिए 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, कितने लोग आए हैं और कितने वोटिंग ले रहे हैं। मान लो 543 की मेंबरशिप और आज आए हैं 500 लोग, और 500 में मान लेते हैं कि भाई 480 लोग, 20 लोग वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। 500 लोग आज आए हैं, प्रेजेंट हैं, और वोटिंग में सिर्फ 480 लोग ही हिस्सा ले रहे हैं, 20 लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। तो बाई 2+1 कितना निकलेगा इसका? 241। कौन सा बड़ा नंबर है? ये वाला 272 वाला। तो ये नंबर में हमें अप्रूव, मतलब इतने मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई आज 500 मान लेते हैं कि 20 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर इसका सॉरी आई रियली सॉरी, ठीक है, मैंने इसका मेजॉरिटी कर दिया, इसका बाई 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा, ठीक है। तो 480 लोग आए हैं, ठीक है, 480, तो इसका 2/3 कितना होगा? कितना होगा? 320 होगा, यानी 320 लोगों का ये नंबर 272 निकल रहा था, ये 320 निकल रहा है नंबर 2/3, तो यानी 320 लोगों का अप्रूवल लेना पड़ेगा। भेजे में बात घुसी कि इन दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर निकल के आएगा उतने लोगों का अप्रूवल चाहिए होगा। ये इसलिए रखा गया कि भाई ऐसा ना हो कि भाई बहुत कम लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग हो तो ये आसानी से पास हो जाए, तो आसानी से तो पास करवाना नहीं है इसको, क्योंकि उसमें ऐसे प्रोविजंस हमने रखे हैं। तो फिर इस केस में हमने एक ये भी रख दिया कि टोटल मेंबरशिप का भी मेजॉरिटी चाहिए, यानी इनमें से जो भी नंबर बड़ा होगा वो। समझ में आई बात अभी? ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी होता है प्रभावी बहुमत, कि भाई मान लो मेंबरशिप कितनी है राज्यसभा की, 245 है। जब वाइस प्रेसिडेंट को हटाते हैं तो वहाँ पे राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी तो चाहिए होती है, बताया था वहाँ पे, तो 245 की मेंबरशिप है। लेकिन अभी सीट मान लो वेकेंट हैं, 5 सीट वेकेंट हैं, ये इफेक्टिव मेजॉरिटी है, ठीक, प्रभावी बहुमत। ये क्या लिखा हुआ है? स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि कुछ प्रावधान, कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ऐसे हैं कि जिनमें स्पेशल में, जिनको अमेंड करने के लिए, संशोधन करने के लिए, अब संशोधन होता क्या है? अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में, संविधान की किताब में कोई बदलाव करना, कोई चेंज करना, कोई चीज़ जोड़ना, हटाना, रिप्लेस करना, वो सब, ठीक है। अब इतने भोले मत बनना कि हमें तो पता नहीं था अमेंडमेंट, है ना। अमेंडमेंट हम पहली क्लास से करते चले आ रहे हैं, इसको कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए ये।
अब लेकिन ये है कि हमने प्रोसीजर को डिटेल में समझ रहे हैं कि पूरा प्रोसीजर कहाँ लिखा है, क्या पूरा पूरा प्रोसीजर होता है। तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का काम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का ही होता है। सिंपल मेजोरिटी चाहिए कहाँ, पार्लियामेंट में। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कहाँ, पार्लियामेंट में। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कहाँ, पार्लियामेंट में, लेकिन स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए। कुछ ऐसे केसेस में रेटिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देगा, उसका मतलब ये कि हम राज्यों की सहमति ले रहे हैं। कितने राज्यों की? हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि अगर भारत में 28 राज्य हैं तो एटलीस्ट 14 से हमें सहमति लेनी पड़ेगी, पार्लियामेंट को सहमति लेनी पड़ेगी। और वहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कि सिंपल? तो वहाँ पर सिंपल चाहिए, यहाँ पर सिंपल चाहिए, साधारण से ही पास करवा दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, भारत सरकार ने बोला कि इससे राज्यों को अपने कर लगाने की जरूरत नहीं, टैक्स लगाने की जरूरत नहीं, एक देश एक कर होगा, हम तुमको दे देंगे जो जीएसटी से कलेक्शन होगा। SGST, CGST ऐसे करके, है ना, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। तो क्योंकि इसमें स्टेट का भाई फाइनेंसेस गड़बड़ा जाएंगे, स्टेट से लेने देना है, फेडरल प्रोविजन से लेना देना है, समझ रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर से लेना देना है, क्योंकि भाई आप स्टेट का हक ले रहे हो ना आप, मतलब स्टेट का जो कुछ टैक्स था वो आप अमेंड कर रहे हो, तो ऐसे केस में स्टेट की परमिशन लेना ज़रूरी है। तो हम वो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आसानी से, यानी कि सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो जाएंगे, कौन स्पेशल से, और कौन स्पेशल प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट से। पहली बात, ये करवाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो अमेंडमेंट है वो अंडर आर्टिकल नंबर 368 पार्ट 20 में आता है, लेकिन सिंपल मेजोरिटी का जो अमेंडमेंट होता है इज नॉट डेल्ट एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, और इसके एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं कमेंट में, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत सिर्फ 2 अमेंडमेंट आते हैं, आई अगेन रिपीट, ठीक है, ओनली 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, 2 तरह के ही संशोधन होते हैं 368 के तहत। सिंपल वाले अमेंडमेंट को, सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट को अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 डील नहीं किया जाता। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है आर्टिकल नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो चीख चीख के ये बोलता है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत जो आप चेंजेस करेंगे शैल नॉट बी डेल्ट एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। क्यों? क्योंकि उनको आप सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर रहे हो। तो यहाँ पर वही सेम चीज़, क्या? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी न्यू स्टेट। एडमिशन मतलब आर्टिकल नंबर 3, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब आर्टिकल नंबर 2, ठीक है, सॉरी आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट। तो आर्टिकल 2 और 3 के तहत चेंजेस हमने पढ़ा था सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं। और बाउंड्री अगर आप स्टेट की ऑल्टर कर रहे हो तो, ठीक है, बाउंड्री ऑल्टर कर रहे हो किसी स्टेट की, और बहुत सारे प्रोविजन है, ये तो बस मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। दूसरी अनुसूची में कोई बदलाव करना है, तीसरी अनुसूची में कोई बदलाव करना है, ठीक है, आपको अगर मान लेते हैं कि भाई पार्लियामेंट की कोरम चेंज करनी है, जो आर्टिकल 100 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है ना कि 1/10 होती है, वो आपको चेंज करना है, ठीक है। आपको अगर क्या चेंज करना है, डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला हो गया, डीलिमिटेशन जो हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो ये सारे काम, या फिर हमने कल पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, विधान परिषद को क्रिएट एबॉलिश करना, ठीक है, क्रिएट करना ये एबॉलिश करना, ठीक है। यहाँ पे आप 3rd शेड्यूल की जगह 5th और 6th शेड्यूल कर लो, ठीक है। 2nd शेड्यूल हो गया आपका, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ये सब सिंपल मेजोरिटी से आराम से अमेंडमेंट हो जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है, ठीक है। कोई रूल्स ऑफ प्रोसीजर हो गया पार्लियामेंट का, उसको अमेंड करना है। स्पेशल मेजोरिटी से अगर बात करें तो जो आपके मौलिक अधिकार हैं, दैट इज़ फंडामेंटल राइट हैं, वो स्पेशल मेजोरिटी से होंगे। आर्टिकल नंबर 35 को रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पर आप, फंडामेंटल राइट की, फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का, सब कुछ चेंज करने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं। DPSP हो गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये अमेंड करना स्पेशल मेजोरिटी से। और स्पेशल और रेटिफिकेशन ऑफ फ्रॉम स्टेट, तो क्योंकि स्टेट से भी रेटिफिकेशन लेना पड़ रहा है, राज्यों की भी सहमति लेनी पड़ रही, तो यानी कुछ ऐसा चीज़ होगा जिसमें कि स्टेट का लेना देना होगा। जैसे कि पहला, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, राष्ट्रपति का किस तरह से चुनाव हो रहा है और उसका क्या मैनर है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो जाएगा। आर्टिकल 368 खुद
आप खुद ही सोचो, ये डब्बा है, ठीक है, और डब्बे में बहुत कीमती चीज़ रखे हुए हैं, तो भाई इस डब्बे को भी तो सिक्योर करना ज़रूरी है। तो उस आर्टिकल 368 को खुद अमेंड करना, ठीक है, आर्टिकल मतलब उसमें भी उसमें स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। प्लस सेवन्थ शेड्यूल हो गया, सातवें अनुसूची। अब सेवन्थ शेड्यूल ऑब्वियस है क्या, क्योंकि यार इसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो अगर आप इसमें चेंज कर रहे हो तो यानी कि सब्जेक्ट इधर से उधर फेंक आप मतलब चेंज कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर भी आपको स्टेट की परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। स्टेट से परमिशन रैटिफिकेशन ना मिले तो क्या अमेंड नहीं होगा? नहीं होगा। ये जो प्रोविजंस मैं लिख रहा हूँ, ये अगर 7 शेड्यूल में कोई चेंज करना है, आर्टिकल 368 के उसमें मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो अगर स्टेट रेटिफाई नहीं करेंगे 14 से 14 या 14 से ज़्यादा, तो वो नहीं होगा चेंज, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, तो कमेंट्स ऑन अमेंडिंग प्रोसीजर देख लेते हैं, क्या कमेंट्स हुए थे। द वैरायटी ऑफ, मतलब किसी ने बोला था दिस वैरायटी ऑफ अमेंडिंग प्रोसीजर इज़ वाइज बट रेयरली फाउंड। ये इस बार के सीजीएल के पेपर में भी पूछा गया ही है, ठीक है, आई थिंक 11th या सेकेंड शिफ्ट में ही पूछा गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये केसी वियर है जिन्होंने क्वाजाई फेडरल बोला था हमारे फेडरेशन को, उन्होंने बोला था द अमेंडिंग प्रोसीजर हैज़ प्रूव्ड इट सेल्फ एज वन ऑफ द मोस्ट एबली कंसीव्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बोला था ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन, ठीक है। ये ध्यान रखना किसने क्या कमेंट किया था, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात करें तो ये मैं नहीं करवाने वाला हूँ, बिकॉज हम कर चुके हैं, ठीक है, एक एक करके सारे हम लोग अमेंडमेंट कर चुके हैं और कुछ आगे करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था मैं आपको अमेंडमेंट अलग से नहीं करवाने वाला हूँ ये, क्योंकि हमने फर्स्ट अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, 38th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट सब कुछ देख रखे, उसमें क्या क्या चेंजेस थे। ये टॉपिक आपको अलग से नहीं पढ़ना होता, जैसे सोर्सेज वाला अलग से नहीं पढ़ना होता। ये धीरे धीरे सारा आपका जो हम पार्ट्स मतलब जो कवर करते हैं उसी में ही अपने आप ये हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग बोलो तो मैं 100 से लेके बता सकता हूँ, ठीक है, 100 से लेके जो अभी रिसेंट हुए हैं 106 तक, ठीक है। तो 100 की अगर बात करें 100, तो ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, 2014 में हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंट 2015 में हुआ था। इंडिया बांग्लादेश, ठीक है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट मैं 100 से लेके 106 तक बता देता हूँ। बाकी उसके पहले वाले जितने भी हैं तो वो ऐसे ही कवर हो जाएंगे हमारे, कुछ हो काफ़ी हो गए और कुछ हो जाएंगे। इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 101, ये बात करता है किसकी, जीएसटी 2017, ठीक है। 102 ये बात करता है किसकी, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया था। आर्टिकल नंबर कल नहीं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे आर्टिकल 338B में है ये। 103 ये EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन मिलता है, 10% आरक्षण जो मिलता है वो है इसमें, ठीक है। 104 में क्या है, ये 2019 में हुआ था, 2019 में। हाँ, और ये क्या था, 104 वाला जो अमेंडमेंट था, इसमें ये था जो 104 वाला अमेंडमेंट हुआ था कि जो मैंने आपको बताया था, ये भी हम लोग कर चुके हैं कि जो एंग्लो इंडियन का, 2 एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन इन लोकसभा बाई प्रेसिडेंट और 1 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन बाई गवर्नर इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया गया था। और SC ST का जो रिजर्वेशन है आर्टिकल नंबर 330 और 332 के तहत उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। ये 331 में 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन आता था लोकसभा में और 1 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में 333, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। और 330 के तहत SC ST का रिजर्वेशन है लोकसभा और 332 के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली में SC ST का रिजर्वेशन उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। 104th अमेंडमेंट के तहत का नॉमिनेशन ख़त्म कर दिया गया इससे, ठीक है। 105 की अगर बात करेंगे, 105th अमेंडमेंट 105 जो संविधान संशोधन है, इससे क्या किया गया था कि मतलब इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पावर, जो उनकी शक्ति थी क्या, ठीक है, क्या कैसे मैं इसको लिखूं, इट रिस्टोर्ड द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या फिर अगर यूटी की गवर्नमेंट है, टू आइडेंटिफाई द socially
एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, नोट्स में पूरा मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। सोशली एंड एजुकेशनल जो बैकवर्ड क्लासेस उनको आइडेंटिफाई करने का। और 106 तो सबसे अभी लेटेस्ट है ये। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो हमारी वीमेंस हैं, ठीक है, 1/3 सीट्स इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली रिजर्व टू विमेन, रिजर्व्ड टू विमेन। लेकिन ये अभी नहीं, 2029 तक जाके कहीं ये जाके एनफोर्स होगा, लागू हो पाएगा, ठीक है। तो 106 जो है ये लेटेस्ट अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। होता क्या है, कई बार आप देखेंगे बिल अलग चीज़ होती है, कई सारे बिल होते हैं जिनको रेटिफिकेशन नहीं मिल पाती, वो एक्ट नहीं बन पाते हैं। और जैसे ये 105 एक्ट है तो बिल भी कुछ रहा होगा, जैसे 120th नंबर का बिल रहा होगा। बिल नंबर हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि कई सारे बिल होते हैं जो एक्ट नहीं बन पाते हैं। तो एक्ट तो ये है 105 एक्ट, 106 एक्ट। एक्ट आपको याद रखना है, बिल से आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। 100 से लेके 106 तक मैंने बता दिया। उसके पहले हम लोग जितने पढ़े हैं अभी तक या फिर कुछ आगे पढ़ेंगे वो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कमेंट बताइए 69th अमेंडमेंट किससे डील करता है, कल ही बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है, संसदीय समितियां। किसी का यहाँ तक कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। हाँ, जिसको विमेन रिजर्वेशन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। पॉलिटी के बाद बायोलॉजी होगा। शीतल, प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो के बाद प्रेसिडेंट चेंज हो जाए तो फिर से वो उसको रिवाइव कर सकता है अगर चाहे तो। प्रेसिडेंट पॉकेट से निकाल सकता है। पूछा भी तो 96 तुम्हारा दिमाग 69 है, पूछा भी तो 69 है। तुम लोग का दिमाग जो है ना उधर ही घूमता रहता है। अब हमने तो ऐसे रैंडम पूछा था क्योंकि कल पढ़ाया है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो कहीं और ही है ना। टोटल आर्टिकल करा दीजिए इससे। कई बार ना मैं गुस्से को कंट्रोल कर लेता हूँ अपने, मतलब हंसी में डाल लेता हूँ, लेकिन लगती बड़ी जोर की गुस्सा है। आर्टिकल करवा दीजिए। चलो भाई, कल से आर्टिकल की क्लास करते हैं, पॉलिटी ख़त्म कर देते हैं 2 दिन में, फिर आर्टिकल्स करते हैं भाई, 1 से शुरू करते हैं। अभी तो ऐसे ही पढ़ा रहे थे, बीच में 4 बढ़ा दिए थे, फिर उसके बाद DPSP ख़त्म करने के बाद 51 ख़त्म नहीं, 51 से तो लगातार ही स्टार्ट कर दिया था, 52 से 123 है ना। और वो 124 वाले जो हैं मतलब कोर्ट वगैरह कल पढ़ेंगे। मतलब क्या है भाई, मतलब मैं क्या बोलूँ, बोलें तो बोलें क्या, करे तो करे क्या। खैर 69th अमेंडमेंट ये आपका, इसने यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया था और आर्टिकल नंबर 239 AA को इंसर्ट किया था। अब आते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पे। आर्टिकल करा दीजिए। कुछ रखा नहीं तो सिर में दे मारता अपने, सच बता रहा हूँ। और तुम अगर होते तो तुम्हारे दे मारता मैं मतलब पूरी पॉलिटियाँ ख़त्म होने का भाई आर्टिकल करा दीजिए। पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समितियाँ, ठीक है। तो पहले बेसिक पॉइंटर्स ये हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दीज कमिटीज़ एट डिफरेंट प्लेसेस बट विदाउट एनी स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग द टेन्योर और फंक्शन एक्सेट्रा। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में संसदीय समितियों का मेंशन है, बखान है डिफरेंट जगहों में, लेकिन टेन्योर क्या होगा, क्या फंक्शन है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ऑल दीज मैटर्स आर डेल्ट बाई रूल्स ऑफ द 2 हाउसेज। जो हमारे 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनका जो रूल्स है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है रूल्स ऑफ प्रोसीजर बना सकते हैं हाउसेज, बताइए जल्दी से। तो वो जो है मैटर्स जो है ये डील करते हैं रूल्स ऑफ हाउसेज, ठीक है। अ पार्लियामेंट्री कमिटी इज अपॉइंटेड बाई स्पीकर और चेयरमैन एंड वर्क्स ऑन हिज डायरेक्शंस। तो अपॉइंट कौन करता है? स्पीकर और चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी को और अपॉइंट, ठीक है, ये अपॉइंट करता है
और ध्यान रखना कि जो इनका जो चेयरमैन होता है, इन कमिटीज़ का जो चेयरमैन होता है, उनको भी अपॉइंट करने का काम कौन करता है? यही करता है स्पीकर और चेयरमैन। क्लासिफिकेशन, दो पार्ट में इनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ वर्क। अगर परमानेंट नेचर ऑफ वर्क का है, ठीक है, परमानेंट है कमिटी, या तो वो टेम्पररी हो सकती है। अगर परमानेंट है, ठीक है, अगर अगर परमानेंट है तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग कमिटी। उसको बोलते हैं स्टैंडिंग कमिटी, खड़ी हुई कमिटी, ठीक है। और जो टेम्पररी होती है उसको बोलते हैं एड हॉक कमिटी, ठीक। अब ये जो स्टैंडिंग कमिटी है, इसमें इसके तहत हमें ध्यान रखिएगा, इसके तहत हमें फाइनेंशियल कमिटीज़ के बारे में पढ़ना है, वित्तीय फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज़, ठीक है, फाइनेंशियल कमिटीज़। ये भी 3 तरह की, हमें सिर्फ 3 पढ़नी है, और वो 3 कौन कौन सी हैं हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये 3 कौन सी कमिटीज़ हैं उनके मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, ठीक है। छोटा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है। पब्लिक अकाउंट कमिटी, लोक लेखा समिति, एस्टीमेट्स कमिटी यानी कि प्राक्कलन समिति, और कमिटी ऑन है ये, ठीक है, टी हटा देना, पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आप डब्बे बना लो ऐसे करके, देखो अब बड़े ध्यान से समझना, बस यही है जो पूरा मतलब चैप्टर यही है जो यहाँ पे मैं अभी लिखने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि ये बने कब थे और कैसे बने थे। तो ये फॉर्म्ड या एस्टैब्लिश्ड इन 1921 थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत बना था 1921 में, ठीक है। इतनी चीज़। एस्टिमेट कमिटी, ये बना तो 1921 में ही था, 1928 में, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस बात करेंगे तो ये 1950 में बना था, 1951। किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? जॉन मथाई, जो देश के पहले रेलवे मिनिस्टर थे, जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई कमेटी। ये 1964 में बना था। किसके रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब है क्या कि इन कमिटीज़ में कुछ सिमिलर चीज़ें हैं और कुछ डिफरेंट चीज़ें। अब सिमिलर चीज़ें क्या है उसको मैं इस कलर से लिखूंगा, ठीक है। शुरू में सिमिलर चीज़ें ये हैं कि नो मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर, नो मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर, या तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं तो क्लियर हो जाएगा कि भाई ये सबके लिए कॉमन है। नो मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर। इन तीनों कमिटी की सिमिलरिटी ये है कि इनमें कोई मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता है। यानी अगर कोई पोर्टफोलियो, अब यार बताने की ज़रूरत नहीं मिनिस्टर कौन होता है जो पोर्टफोलियो कोई होल्ड कर रहा है, यानी प्राइवेट मेंबर ही इनके मेंबर हो सकते हैं इन कमिटीज़ के, ठीक है। इन सब का जो टर्म है, ठीक है, जो टर्म है वो कितना होगा? उस सब का 1 साल होगा, 1 ईयर होगा। इन सब को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इनको इलेक्ट किया जाता है। चेयरमैन को कौन वो अपॉइंट करता है? स्पीकर या चेयरमैन, जिस भी हाउस की कमेटी है उसको, ठीक है, वो करेगा वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये सिमिलैरिटीज़ हैं क्या? कि मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता है, टर्म इनका 1 साल का होता है, और इलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। अब डिफरेंसेस क्या हैं? इसमें टोटल 22 मेंबर हो सकते हैं, 22 सदस्य हो सकते हैं। इसमें भी जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है 22 मेंबर हो सकते हैं। पहले 15 होते थे, अब बाद में चेंज करके 22 हो गया।
इसमें भी 15 लोकसभा से आएंगे और 7 राज्यसभा से आएंगे। इसमें भी 15 लोकसभा से आएंगे और 7 राज्यसभा से आएंगे। और इसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, एंड ऑल फ्रॉम लोकसभा, यानी कि राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है एस्टिमेट्स कमेटी यानी प्राक्कलन समिति में। और इसमें जो होता है, ये वाली जो कमेटी है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसका जो चेयरमैन होता है इस कमेटी का, वो लोकसभा से होना चाहिए। उसमें चेयरमैन राज्यसभा से नहीं हो सकता है। इसमें तो कोई मेंबर ही राज्यसभा से नहीं हो सकता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का गाइड एंड फिलोसोफर किसको बोलते हैं? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का गाइड एंड फिलोसोफर एक्ट करता है कौन? कैग। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है कुछ रिपोर्ट सबमिट करता है, उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करने का काम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, लोक लेखा समिति का। सिर्फ इसमें आपको इतना ही याद रखना है। कुछ हमारी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं। डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ टोटल 24 है नंबर में, ध्यान रखना। 16 लोकसभा के पास है, 8 राज्यसभा के पास है, ठीक है। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 31 सदस्यों की होती है, 31 मेंबर्स होते हैं हर एक कमेटी में, जिसमें कि 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। बस इसमें इतना याद करना है। कमिटी ऑफ विच स्पीकर ऑफ लोकसभा इज़ अ मेंबर। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा किन किन कमिटीज़ का मेंबर होता है? तो 3 कमिटीज़ ध्यान रखना, रूल्स कमिटी, जनरल पर्पस कमिटी, जनरल पर्पस कमिटी एंड बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। और एक कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल होती है, ठीक है, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल। इसका जो चेयरमैन होता है वो डेप्यूटी स्पीकर होता है लोकसभा का। और डेप्यूटी स्पीकर को एक वरदान मिला हुआ है, वो था क्या? एक बार डेप्यूटी स्पीकर मंदिर में बैठे हुए थे शिव जी के, और दे तपस्या दे तपस्या दे तपस्या। शिव जी प्रकट हो गए, बोले हे डेप्यूटी स्पीकर मांग, क्या मांगना है तुझे? तो डेप्यूटी स्पीकर ने बोला शिव जी मुझे वरदान दे दो कि मैं जिस भी कमेटी का मेंबर बनूं अपने आप उसका चेयरमैन बन जाऊं। बस वो वरदान प्राप्त है डिप्टी स्पीकर को। किसी भी कमेटी में अगर मेंबर ही बन गया अपने आप उसका चेयरमैन बन जाता है। ख़त्म हो गया लेक्चर, करेंगे अब सवाल, ठीक? चलो पहला क्वेश्चन लो जल्दी से। अभी की हो ना पार्लियामेंट्री कमेटीज़, बताओ जल्दी से। हाँ, बुक में आपको सोनू कुमार ये एक्स्ट्रा नोट करना पड़ेगा, इक्का दुक्का ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी वाला और ये स्पीकर वाला, बस। हाँ जी, कब तक चलेगी क्लास? नित्य शुक्ला, बस क्वेश्चंस कर लें। और कौन कौन लड़का नो नट नवंबर लिया है? अच्छा, आज जोया दीदी ली। चलो, लव फ्रॉम पुरुलिया, अच्छा, दे तपस्या दे तपस्या, हाँ। अबाउट पब्लिक अकाउंट कमिटी कौन सा सही है, बताओ जल्दी से। तो अभी हमने देखा है द कमिटी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा, गलत है। 15 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा। फाइनेंस मिनिस्टर इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमिटी। मिनिस्टर तो मेंबर हो ही नहीं सकता है। अ मेंबर ऑफ द कमिटी इज गिवन, खत्म। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, तो ये सब CDS CAPF और सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन है, मोस्टली तो CDS CAPF के होते हैं, ठीक है, जो UPSC के एग्जाम होते हैं। द टर्म ऑफ द office of the members of the committee from the Rajya Sabha is extended even when they retire. To which of the following statement about the committee on public undertaking is or are correct? कौन सा public undertaking के बारे में सही है? There are more member from the Rajya Sabha than the Lok Sabha, गलत है। हमने पढ़ा है कि public undertaking में जो कृष्णा मनन जी की कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपका सही हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। नेशनल इमरजेंसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? बढ़िया क्वेश्चन है, करिए, और क्वेश्चन को स्किप मत किया करो, ठीक है।
सर आपका फेस शो नहीं हो रहा है, क्या बात कर रहे हो? ये लगा तो है फेस मेरा, दिख तो रहा है। तुम्हें नहीं दिख रहा है? बाकी सबको तो दिख रहा है। हाँ, और भी क्वेश्चन स्किप मत किया करो, मतलब करना है तो कर दो, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। मैं फालतू में तो मेहनत करता नहीं हूँ इतनी, कुछ कारण होगा उसका। यस, आनंद चौहान करेक्ट। आनंद ने याद किया है कि यस, एक सिमिलरिटी और भी बोल सकते हो, एंड दैट इज़ कि इनके जो रिकमेंडेशन होते हैं वो एडवाइजरी नेचर के होते हैं, मतलब बाइंडिंग नहीं होते हैं, क्योंकि ये इनके पास एज सच एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होती, वो काम सरकार का, वो काम पार्लियामेंट का होता है, ठीक है। तो इनकी जो एडवाइजेस होती हैं वो एडवाइजरी नेचर की होती हैं, ठीक है, नॉट बाइंडिंग। यहाँ लिख देता हूँ, एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हाँ सर, इफ़ यू रिवील योर फेस, अच्छा अच्छा, चलो। तो 10th लेक्चर ऐप पर शो नहीं कर रहा, अभी कर तो रहा है सार्थक यार, अभी मैंने चेक किया था, पता नहीं आप लोग क्यों बोल रहे हो, मैंने तो अभी चेक किया। प्रोक्लेमेशन स्टेट लेजिस्लेचर नाम से है। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटन बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो ये 3 ग्राउंड्स ही तो हमने पढ़े हैं जिसमें कि इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। अब इसमें ओनली देख के गलत मत कर देना इसको, कि ओनली तो एक्सट्रीम कीवर्ड होता है, बस ओनली ऑल ऑलवेज देखे सीधा गलत मार दिए हैं। सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स पावर टू गिव डायरेक्शंस टू स्टेट ऑन एनी मैटर, हमने पढ़ा था कि इन जनरल तो वैसे किस मतलब कुछ मैटर्स होते हैं जैसे रेलवेज वगैरह को लेकर, लेकिन जब इमरजेंसी लगी होती है तो किसी भी मैटर में सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेचर, यस। ये मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है तो उस केस में स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो सकता है या फिर डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी केस में तो वो बिल्कुल लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट भी बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, ठीक है। कंकरेंट होता है वो पावर दोनों का, कंकरेंट मतलब कि सेम टाइम पे चलता है दोनों का पावर वो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल लगा, इसमें स्टेट की कोई गलती नहीं है, तो स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। दी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो ये इसलिए गलत है बिकॉज हमने पढ़ा था कि इसमें कोई ऐसा मैक्सिमम पीरियड नहीं है, इनडेफिनेट पीरियड तक चलती रह सकती है, लेकिन हाँ एक बारी में 6 महीने तक मैक्सिमम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज और आर करेक्ट, संवैधानिक संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368, करेक्ट है बिल्कुल। हमने देखा आर्टिकल 368 में कितने तरह के अमेंडमेंट्स दिए हैं, कितने टाइप के अमेंडमेंट दिए हैं, जरा बताएंगे। अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यस, किसी भी हाउस में आ सकता है लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आ सकता है। और किस पार्ट में जरा बताएंगे ये चीज़। द स्पेशल प्रोसीजर इन आर्टिकल 368 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स अपॉन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, द स्पेशल प्रोसीजर इन आर्टिकल 368 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स अपॉन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, यानी कि अनुच्छेद हाँ 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 हाँ, क्या है अनुच्छेद 368 की विशिष्ट प्रक्रिया सामान्य, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत होगा, सॉरी एक सेकंड इसको पढ़ने दो। द स्पेशल प्रोसीजर सही है, ये भी सही होगा आपका, ठीक है। अनुच्छेद 368 की विशिष्ट प्रक्रिया सामान्य विधान पर सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, तीनों ही स्टेटमेंट सही होंगे, ये जो आपका स्टेटमेंट 3 है वो भी सही होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है ठीक है, कि जो हमारा ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि कोई बिल लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट की असेंट मिलेगी, तो वही तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी फॉलो किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी आपका सही होगा यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल 368 में 2 तरह के अमेंडमेंट्स हैं, पार्ट नंबर 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और साउथ अफ्रीका से बोरो किया है।
Which of the following is not a circumstance for proclamation of emergency by the President of India under Article 352? तो इनमें से कौन सा सर्कमस्टांस यानी कौन सा ग्राउंड नहीं है जिसके तहत इमरजेंसी लगाई जा सकती है? तो ऑप्शंस हैं आपके वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस या फिर आर्म्ड रिबेलियन। तो क्या सही आंसर होगा कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले हुआ करता था, अब ये कोई ग्राउंड नहीं है। ठीक है, हाँ 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 हाँ। Question number 6. Which of the following is not mentioned as a form of emergency in the Constitution of India? तो यानी कि इनमें से कौन से तरह की इमरजेंसी नहीं है? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, इन टर्म्स ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर हेल्थ इमरजेंसी। तो भाई ये तीनों तरह की इमरजेंसी होती हैं, बट हेल्थ इमरजेंसी तो हम कहीं पढ़े नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हेल्थ इमरजेंसी करके कोई इमरजेंसी नहीं होती है। 7th, सर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बनाओ। बनाएंगे, अभी पहले लेफ्टिनेंट और असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओ, उसके बाद बनाएंगे। सर प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम मणिपुर नहीं है ये, और यूपी दोनों में 10 टाइम्स लगा है। सर प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम बेटा मणिपुर होगा। ठीक है, 10 बार लगा है, यूपी में 9 बार लगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कमिटी ऑन एस्टिमेट इज एन एडहॉक कमिटी। अरे यार अभी पढ़े हैं कि यार परमानेंट कमेटी, परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी के तहत ही तो एस्टिमेट कमेटी पढ़ाए थे वो तीनों कमिटीज आपको, तो ये तो होगा नहीं। प्लीज़ टेल मी हाउ टू साइमल्टेनियसली रिवाइज ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। हाउ टू साइमल्टेनियसली भाई रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज बैठो, नोट खोलो, रिवाइज करो नोट्स को साथ साथ। ठीक है, कमिटी मतलब लेकिन कॉन्टिन्यूएशन में रिवाइज करो कि भाई 2-3 लगातार 3-4 चैप्टर रिवाइज कर डाले एक सब्जेक्ट के, रादर दैन कि एक इसका एक उसका एक इसका उसका। ठीक है, ये मत करना। यस राना अंकित सफिशेंट होगा। चलो, तो अगर बात करें तो कमिटी ऑन रेलवे कन्वेंशन इज़ अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो नो, इट इज़ अ एडहॉक कमेटी। अच्छा, एडहॉक टेम्प्रेरी कमेटी का मतलब होता है कि भाई कुछ काम ऐसे टेम्प्रेरी आता है, वो कमेटी बनाई जाती है और उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। परमानेंट होती है काइंड ऑफ कि उसका परमानेंटली काम चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर पूछा था कि कौन सा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्योंकि दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या करेक्ट पूछा था ना? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, नीदर वन नॉट टू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द प्रेसिडेंट रूल बीन इम्पोज्ड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? बिहार, कर्नाटक, मणिपुर या फिर पंजाब। तो पंजाब में सबसे पहला पंजाब में सबसे पहले लगाया गया था, एंड जो आपका मणिपुर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बार, द 10 टाइम्स, 9th। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ डज नॉट हैव मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा? निम्नलिखित में से समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, किस कमेटी में? क्या चीज़ अमित मोदी, क्या चीज़ गलत दिया हुआ है? विवेक कुमार, अनु, कोमल, निर्मल, अनमोल, विराट, पारस। चलो, तो नॉट हैव मेंबर, तो एस्टीमेट कमेटी होगी। 1950 में पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पहले बनी थी, जॉन मताई कमेटी के रिकमेंडेशंस पे बनी थी। इसमें 30 मेंबर होते हैं और सब लोकसभा से सारे होते हैं, राज्यसभा से कोई नहीं होता है। साइंस पढ़ाइएगा तो आरबी एनटीपीसी का भी कवर कर लीजिएगा। राज जायसवाल बिल्कुल। कौन सा अमेंडमेंट ने ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया था? तो ये तो आपका है जीएसटी का, ये है आपका बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है, ये अभी हुआ ही नहीं है, ये वाला अमेंडमेंट तो हुआ ही नहीं अभी तक आज तक। ठीक है, न जाने कब होगा जाके, 103rd होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज़ नॉट सस्पेंडेड व्हेन एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड? कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कभी सस्पेंड नहीं हो सकता है? यस, अगला बायोलॉजी स्टार्ट होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस सौम्य यादव डी, मयूरी मोहरले डी, एस दीक्षा राठौर, उर्वशी, साहिल, सनातनी, सुधीर, महबूद शेख। सुप्रीम कोर्ट एंड कैग नहीं होगा सर पार्ट। महबूद शेख बिल्कुल है, वो पार्ट 5 में ही है। कल हम लोग करेंगे सुप्रीम कोर्ट। रीज़न है उसका कि क्यों मैं मतलब कि कुछ चीज़ें साथ में करवाता हूँ, जिससे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और कम टाइम में हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ लास्ट में करेंगे तो वहाँ कैग देखेंगे। तो ये आपका 20 है, इसको कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। 32 को किया जा सकता है, राइट टू मूव द कोर्ट, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट। 14 को भी किया जा सकता है। एंड आर्टिकल नंबर ये क्या है, राइट टू मूव, कौन सा है आपका? साम रो। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी है ना, साम रो, राइट टू मूव। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 358 डील्स विद दी सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल नंबर 19 के जो फंडामेंटल राइट है, और 359 डील करता है सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट, 359।
ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 19 है और ये अदर फंडामेंटल राइट, और 20 और 21 तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो 20 वाला ये आपका ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है, तो इसलिए कभी वो सस्पेंड हो ही नहीं सकता है 20 और 21, चाहे एमरजेंसी किसी भी ग्राउंड में लगे। और आर्टिकल नंबर 19 के किस केस में सस्पेंड नहीं हो सकता है बताइए, अगर इमरजेंसी किस ग्राउंड पे लगी है तो। चलिए, तो अगला है हमारा हिस्ट्री करवा देते एक बार ही करवाएंगे, सारे सब्जेक्ट एक ही बार होंगे, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडजस्ट दैट द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये केस तो यार हम लोग देख चुके हैं कि इसमें आर्टिकल 21 से संबंधित है, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नैरो व्यू लिया था आर्टिकल 21 का, कि भाई रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं चलेगा, इंडिया में सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ चलेगा। कमेंट में बताना है आपको कि फिर फर्दर किस केस में आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉड व्यू लेके बोला था कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ का भी कॉन्सेप्ट चलेगा। इट इज़ SR बोम्मई केस। तो वो हमारा केस था मेनका गांधी वाला केस। विद रेफरेंस टू पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सा सही है इसमें। पब्लिक अकाउंट कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट 1964 और कृष्णा मेनन दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है भैया, अमित मोदी। अच्छा अच्छा अच्छा, नोट्स में, ओके। तो वो आपका कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग होगा अमित, ठीक है। चलो। सर PDF ओपन फ्रॉम स्टार्टिंग प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा दीजिए। क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर, मैंने कल आपको देखा था आपकी, अच्छा अच्छा। विद रेफरेंस टू पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, तो कमेटी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1921। बिल्कुल, ये कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 19 के हिसाब से बनी थी 1921 में। इट वाज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमेटी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पीकर एट द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन। जब ये कमेटी बनी थी तो ये स्पीकर के कंट्रोल में नहीं थी। ये भी सही, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2, ठीक है। और इसमें कितने मेंबर होते हैं जरा बताएंगे। इन इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स ऑन दी सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द पर्सन सर्विंग इन द कनेक्शन विद अफेयर्स टू द स्टेट बी रिड्यूस्ड। तो किस केस में सैलरी, यानी कि सैलरी जो भत्ता वगैरह है ना, मतलब जो वेतन वगैरह, वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं। तो ये हमने देखा था कि जब वित्तीय आपातकाल लगा होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अंडर विच आर्टिकल 360 कहाँ से बोरो किए हैं, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस केस में घटाया जा सकता है। और यहाँ पर 22 मेंबर होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। व्हाट इज़ द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द कमेटी ऑन पिटिशंस। तो एक कमेटी ऑन पिटिशंस होती है राज्यसभा की, तो उसमें कोरम कितनी उसकी। तो भाई ये कोरम तुम वो मत समझना, आर्टिकल 100 क्लॉज 3। पॉलिटी कितने दिन में ख़त्म होगी, इसी वीक में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इस सीरीज़ का प्लेलिस्ट फराज अहमद, फराज जी, ये प्लेलिस्ट एक्चुअल में ये पेड बैच की क्लासेस हैं, तो ये एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है। तो 5 मेंबर, इसको 100 क्लॉज 3 का वो मत समझना, ये कोरम अलग होता है। वो हाउस का कोरम होता है, जो कितना होता है 10% होता है। तो अगर जैसे राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का कोरम कितना होगा, मतलब 1/10 मतलब 25। ये कमेटी ऑन पिटीशन के कोरम की बात हो रही है, तो 5 मेंबर होता है वो, ठीक है। SR बोम्मई केस, अगेन वो आ गया कि SR बोम्मई केस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज़। किस इशू से रिलेटेड है आपका, तो सेक्सुअल हरासमेंट, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन स्टेट, तो ये इससे एसोसिएटेड है ना। हमने पढ़ा था कि भाई इसमें SR बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये इट इज़ नॉट, मतलब इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ऐसा बोला था बोम्मई केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द अपर हाउस। इनमें से किस समिति में अपर हाउस से मेंबर नहीं होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में होते हैं भाई 15 + 7, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। इसमें भी 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। इसमें 30 होते हैं, 30 के 30 कहाँ से होते हैं, सिर्फ लोकसभा से होते हैं। ये यार बता ही सकते हो आर्टिकल 50A1 कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटी। हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। संसदीय लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट तो करेगा आपका जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है चेयरमैन की नियुक्ति पब्लिक अकाउंट कमेटी की। और कमेटी ऑन जो पब्लिक अंडरटेकिंग होती है उसका चेयरमैन सिर्फ लोकसभा से ही आ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहले हम कर चुके हैं। सरदार सवन सिंह कमेटी है ना, 10 ऐड करी गई थी इस अमेंडमेंट से। फिर बाद में एक और ऐड करी गई थी, किस अमेंडमेंट से बताएंगे आप, बाद में जो एक ऐड करी गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो कौन सा सही नहीं है। इट एग्जामिन्स द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा इलेक्ट्स 15 मेंबर्स ऑफ द कमेटी फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर, नॉट करेक्ट पूछा है, ये तो सही है। चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर, नहीं। चेयरमैन का इलेक्टेड अभी देखा है हमने यार, चेयरपर्सन जो होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, उसको स्पीकर ऑफ लोकसभा चुन के भेजता है, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, ना कि उस हाउस के मेंबर्स।
चलो अब आ जाओ, लेफ्टिनेंट और असिस्टेंट कमांडेंट बन चुके हो, तो अब बन जाओ जरा जल्दी से इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर, ठीक है। हाँ सर, पीडीएफ पढ़ते टाइम गूगल करने पर बंद हो जाती है, स्टार्टिंग से ओपन होती है, जिससे प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल वो चीज़ें थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए की जाती हैं एक्चुअली, मुस्कान जी, है ना। हम्म 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 हम्म। सौम्य यादव, व्हाट इज़ मिलिट्री रूल एंड व्हेन इट इज़ अप्लाइड, ये मैं बता चुका हूँ फंडामेंटल राइट पढ़ाते वक्त, जब मैंने आपको आर्टिकल नंबर मैंने आपको पढ़ाया था 34, तब मैंने आपको पढ़ाया था मिलिट्री रूल जो है सिर्फ किसी पार्ट में लगता है, वहाँ पे पूरा ऑर्डिनरी जो लॉज चल रहे होते हैं, फंडामेंटल राइट सब चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, और वहाँ पे पूरी तरह से मिलिट्री का रूल हो जाता है। कोविड के टाइम लगा था, ठीक है लेकिन हेल्थ इमरजेंसी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो टेन्योर कितना होता है, ये एक सिमिलर चीज़ हमने देखी थी, सारी कमिटीज़ का 1 साल का टेन्योर होता है, और इनका मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता है। विच कमिटी आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन, तो यार ये तो खैर पहले का क्वेश्चन है, आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इन विच ईयर एस्टिमेट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो एस्टिमेट कमेटी कब बनी थी, 1950 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ, विच रिपोर्ट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद फंडामेंटल राइट, कौन सी रिपोर्ट फंडामेंटल राइट से एसोसिएटेड नहीं है, आंसर ये होगा ये, बिकॉज ये आपका सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है, 1983। अगला क्वेश्चन करो। ऋतिक सिंह ऐप पे नहीं चलती है, यहीं पे चलती है, यूट्यूब पे। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपका रंग क्या है सर, ब्लैक और वाइट, रेसिस्ट कहीं के। मंडल कमीशन तो पढ़ चुके हैं, ये बैकवर्ड क्लास कमीशन है, ठीक है, बैकवर्ड क्लास कमीशन है ये। राज मन्नार भी सेंटर स्टेट रिलेशन से डील करता है, और ये हम पढ़ चुके हैं 1953 में बना था। किस लिए बना था, कि जो स्टेट हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने चाहिए कि नहीं, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, और पहला देश का लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा था ये आपको बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यूज कमीशन चेयर्ड बाय डैश recommended some initiatives to be taken by the government for successful implementation of fundamental duties। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन जो है किसने चेयर किया था, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन, तो ये जो है वेंकट चलिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, एम एन वेंकट चालिया। हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन दी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो कितने मेंबर होते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग में, 22 होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब यूपीएससी के क्वेश्चन करने के बाद जब आप लोग ये क्वेश्चन करते होगे तो ऐसा लगता है अरे यार कुछ स्टैंडर्ड ही नहीं है ना, और तभी जब कल काफ़ी लोग पेपर दे के आए बोले इससे कुछ स्टैंडर्ड ही नहीं, तो मज़ा नहीं आया पेपर देने में, काफ़ी आसान लगे क्वेश्चन, ये सब तो पढ़े हुए थे हम लोगों के तो कहाँ से टफ लगेगा। अब यह हाल ये है कि जीके भी मैथ और इंग्लिश के लेवल पे जहाँ चीज़ें आ गई हैं। दिनेश गोस्वामी कमिटी वॉज फॉर्म टू मेक रिकमेंडेशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म होगा ये, ठीक है, 1990 में बनी थी ये कमेटी दिनेश गोस्वामी की इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमने कहीं पढ़ा नहीं है, सेंटर स्टेट रिलेशन में सरकारिया पढ़ते हैं, पुंछी पढ़ते हैं, और एक राज मन्नार कमीशन है जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बनाया था, ठीक है, वो था। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म होगा इसका। अमेंडमेंट पे क्वेश्चन देखते हैं, बताइए पार्ट कौन सा है। इस तनु कुमारी सही है, कृष्णा, सुमन, श्वेता। क्रिक टॉक्स विद रुपेश, तो जी के 3.0 क्वेश्चन अच्छे हैं, प्लीज़ इनके 2.0 में अपलोड। अच्छा, आप मेरी गुड मॉर्निंग क्यों नहीं ले रहे हो, अरे भाई अब गुड मॉर्निंग की याद आ रही है जब आफ्टरनून आने वाला है 15 मिनट बाद, क्यों। अरे भाई टॉपिक है A2 स्टोरी जी, मैं दिखा दूँ उसमें, टॉपिक ऐसा नहीं टॉपिक नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा अमेंडमेंट से पार्ट नंबर 20 डील करता है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट में पार्ट में समराइज़ कर दूंगा, ये भी मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा कि कौन सा पार्ट में क्या है, लेकिन एक बार ख़त्म हो जाने दीजिए, ठीक है। सर सिंगर भी हो क्या आप, हाँ
42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स इंडिया इज एन, इंडिया किस तरह की कंट्री है? तो 42nd अमेंडमेंट ने, याद करो, प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े थे, वो 3 प्यारे शब्द क्या थे? आई से क्या था? ISS है ना। आई से क्या था? इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेकुलर। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है 42nd अमेंडमेंट एडेड 3 न्यू वर्ड्स टू द प्रियम्बल, ठीक है। 16th करिए जरा। एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द बाई वे ऑफ, या तो जोड़ सकती है, ठीक है, चेंज कर सकती है, या फिर हटा सकती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है CPO 2023, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 368। तो कितने तरह के संशोधन हैं? तो मैंने बताया था 3 तरह के संशोधन होते हैं, सिंपल, स्पेशल और स्पेशल प्लस रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। रैटिफिकेशन, ठीक है। तो इसको हम आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट डील नहीं करते हैं, इन दोनों को 368 के तहत अमेंडमेंट डील किया जाता है। दैट मीन्स कि 2 होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42nd अमेंडमेंट से एक्चुअल में ये DPSP, अगर आप देखो तो किस अमेंडमेंट से, तो हमने देखा था DPSP 4 ऐड करी गई थी 42nd अमेंडमेंट से, याद है आपको? ठीक है, कि गरीब बच्चों के, जो गरीब मजदूरों के जो बच्चे हैं, उनसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाना है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पुअर से क्या था? फ्री लीगल एड टू द पुअर। वर्कर से क्या था? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, वो 43A में था वर्कर वाला। ये किस में था? जरा आर्टिकल बताओ इसका, आर्टिकल नंबर क्या था एनवायरनमेंट वाले का? 48A था, ध्यान रखना, ठीक है। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री किस में था? 48 में था, ठीक है। और SC ST ये तो खैर वो नहीं था DPSP। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ GST काउंसिल। तो GST काउंसिल जो है ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 279A में, 279A में, जिसका जो चेयरमैन होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर ही होता है। तो ये 101 अमेंडमेंट है। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स। तो 100th अमेंडमेंट, 100वां वाला 2014 में हुआ था, और लागू कब हुआ था? 2015 में। हुआ अमंग दी फॉलोइंग, तो जो वोटिंग एज है 21 से 18 घटा के कब करी गई थी? अब तुम बोलोगे सर ये तो आप पढ़ाए नहीं। बेटा पढ़ाएंगे, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। आंसर 61st अमेंडमेंट होगा ना, 1988 में हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 1989 में, 1989 में। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड प्रोविजन रिलेटेड टू द म्यूनिसिपैलिटी। ये भी अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे 74th में, ठीक है। देख लेना, जितने बने तो बने, नहीं तो आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में, ठीक है। और ये वाले सब आगे पढ़ेंगे। नेशनल जुडिशल अपॉइंट, हाँ, जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC, ठीक है, ये 99 थी, कल पढ़ाएंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला कल पढ़ाएंगे। ये वाला बताओ, ये पढ़ाए थे आपको फंडामेंटल राइट और DPSP जब पढ़ा रहे थे, बताओ ये वाला। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर चिरकुट। बेटा तो हमेशा चिरकुट बातें करते हो, है ना। सर बस 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 थोड़ा सा और कर लो। सर नीति आयोग के बारे में कब बताएंगे? सर आप एक बार में अमेंडमेंट्स के साथ करा दो एक जगह प्लीज़। नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग के बारे में बताएंगे जब कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बताएंगे तब, ठीक है। साउंड बहुत कम है भाई, साउंड आनी चाहिए प्रॉपर। चलो, तो आंसर क्या होगा? 24th अमेंडमेंट होगा, ठीक है। पार्लियामेंट ने खुद को पावर दे ली कि भाई हम कोई भी फंडामेंटल राइट को एवरेज कर सकते हैं, टेक अवे कर सकते हैं। और 25th अमेंडमेंट करके आर्टिकल नंबर 31C जोड़ के उसने क्या किया? उसने आर्टिकल नंबर 39B और C को क्या दे दिया? सुपरविजन, मतलब एक तरह से ऊपर रख दिया ओवर आर्टिकल 14 और 19। और दूसरे वाले क्लॉज में ये जोड़ दिया कि भाई इसको चैलेंज, इसको जुडिशरी में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जुडिशरी इस पर टिव नहीं कर सकती है। एंड देन हमें पता है कि फेमस केशव नंदा भारती केस होता है 1973 को, उसमें बोला कि भाई जो 25th अमेंडमेंट का जैसे आर्टिकल 31C जोड़ा गया, उसका पहला जो प्रोविजन है वो तो हम मानते हैं, लेकिन दूसरा वाला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक फीचर जो है वहाँ से जन्म लेता है केशव नंदा भारती केस से। Who among the following president of India gave assent to 100th amendment of the constitution?
किसने जो है 100th अमेंडमेंट को एसेंट दी थी जब 100वां संविधान संशोधन हुआ था, तो किसने दी थी? ये आंसर होगा प्रणब मुखर्जी। खैर, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इमरजेंसी के, आपातकाल के। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आर्टिकल इज रिलेटेड टू द फीचर ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इमरजेंसी से कौन से प्रोविजन है? 352 से 360 कौन सा पार्ट है, जरा बताओ, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो पार्ट नंबर 18। Who was sorry, when was the national emergency declared for the first time under Article 352? अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो आपातकाल घोषित किया गया था सबसे पहले 1962 से लेकर 1968 के बीच में, दूसरा वाला 1971 में, और तीसरा वाला 1975 से लेकर 77 के बीच में। When during a national emergency the term of Lok Sabha can be extended for, तो 1 year at a time, 1 year at a time, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इनडेफिनेट पीरियड तक हो सकता है, लेकिन एक बारी में 1 साल के लिए हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन? किसको हम सस्पेंड नहीं कर सकते चाहे इमरजेंसी किसी भी ग्राउंड पे क्यों ना लग जाए? बायोलॉजी क्लासेस कब से हैं भाई? ख़त्म तो होने जो अगले वीक से होंगी, ठीक है, मंडे से। हाँ, माइक पास लाओ सर, नहीं ला पाएंगे यार माइक पास, ठीक है। तुमको घड़ी की टिक टिक सुनाई दे जाती है जो दूर में लगी हुई टिक टिक कर रही है, और यहाँ जोर से हम बोल रहे हैं वो तुमको नहीं सुनाई दे रहा, उसके लिए तुम्हें माइक पास में चाहिए ना। तो एक्चुअल में है क्या कि थोड़ा सा हम अभी खड़े होकर क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अभी बैठ के ले रहे थे और माइक उठा, ठीक है। तो आर्टिकल 20 और 21 जो है ये जो है कभी सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। 20 और 21। 45 ऑन द नाइट ऑफ, क्या हुआ था भाई रात में? हाँ, 25 जून की वो रात थी 1975 में, जिस दिन जो है इंदिरा गांधी ने फ़खरुद्दीन अली अहमद से इम्पोज करवा दी थी इमरजेंसी, ठीक है। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद के बारे में मैंने बताया था, इनके बारे में पूछता है कि भाई प्रेसिडेंट कौन था, है ना। चलो अगला है क्वेश्चन, इन दैट इज which article of the constitution mentions so that it is the duty of the union government to protect states against the external aggression and internal disturbance? बताओ जल्दी से, फर्स्ट शिफ्ट CHSL, जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर। बैठ गए सर? बैठ नहीं गए, माइक एक हाथ में माइक है, एक हाथ में पेन है। सर झारखंड कब आओगे? बेटा AB डिविलियर्स तुम्हारे अतरंगी कमेंट रहते हैं कि सर हमने कल आपको देखा था, झारखंड कब आओगे? बताओ जल्दी से। 356, 356, 355। बेटा इसी दिन के लिए 355 नहीं पढ़ाए थे क्या? बताए थे 355 में ड्यूटी दी गई है यूनियन को कि भाई इसको प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल एग्रेशन इंटरनल डिस्टर्बेंस खिलाफ, और उसी ड्यूटी का निभाते हुए 356 के तहत इमरजेंसी लगा देता है वो। हाँ, 1959 में केरल में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था, किस उसके तहत? तो प्रेसिडेंट रूल 356 के तहत लगता है। ये तो आपका नेशनल इमरजेंसी है, ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आखिरी क्वेश्चन और कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल कौन सा है विच प्रोवाइड फॉर प्रेसिडेंट रूल? तो ये है 356, ऑप्शन नंबर बी। इन केस द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड विद द गवर्नर रिपोर्ट ही में डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, बट सच प्रोक्लेमेशन इज इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ, तो कितने पीरियड के लिए होता है? पहले चाहे नेशनल इमरजेंसी हो चाहे प्रेसिडेंट रूल हो, 6 महीने के लिए होता है, ठीक है। ख़त्म हो गया लेक्चर, और बाकी आप लोग बैच वैच ले सकते हो परमार अकेडमी एप्लीकेशन से। ये क्वेरी नंबर है, बाकी तो आपको यार पता होगा कि आप लोग ऐप पे भी जाके क्वेरी पूछ सकते हो, है ना, मैं आपको रोज़ बताता हूँ। और बस सर क्या क्या चीज़, नोट्स अपलोड हो जाएंगे दिशांत, यार टाइम लगता है नोट्स बनने में, है ना, थोड़ा सा सब्र रखा करो। अच्छे नोट होते हैं ना वो, काफ़ी बढ़िया, तो फिर टाइम लगेगा ना। सर UPSC वाले क्वेश्चन भी क्विज में डाला कीजिए। ज़बिन तस्मीन जी अभी तो नहीं, ठीक है, अभी तो नहीं, जब होगा तो मैं बता दूंगा, है ना।
चलो कल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। द टॉपिक विल बी व्हाट? द टॉपिक विल बी दी कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करिएगा। नेक रोटेशन, थैंक यू। सर जूस पी लो, पिला दो मौसमी का। बेटा ऑनलाइन क्लास चलती तो कुछ भी बोल रहा है ना। टूथपेस्ट में नमक है क्या, जूस पिला दो मौसमी का, कुछ भी बोल दो, है ना। सही बता रहे भी, अगर तुम होते ना अभी यहाँ पे तो। वो रैंडी ऑटन क्या करता है, वो वही कहते थे तुम्हारा में भी। रिकॉर्डिंग ऑफ मनीबल। यस, एब्सोल्यूट वीटो कर सकते हैं सर जीत हो जा रही है मनीबल को। चलिए, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। मिलते हैं कल, ठीक है।